प्रेसिडेंट। जैसे हमने पहले प्रेजेंटेशन में किया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो 3 स्तर पे होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले उसमें रोल आ जाता है, फिर सबसे ऊपर प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे, प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट का क्या, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ये बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, क्या आर्टिकल याद करने हैं? मैं ये बोलूंगा आपको कि एक बार नजर दौड़ा लीजिए एक दो आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 53, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई आर्टिकल ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आमतौर पे आर्टिकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते आर्टिकल से रिलेटेड, लेकिन कई बार जब लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपको आर्टिकल याद है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, आपको आर्टिकल याद है, तो उससे एडिड एडवांटेज मिलता है, आपकी राइटिंग में वैल्यूडेशन होता है। तो आर्टिकल 52 से लेकर, जो कि प्रेसिडेंट के बारे में है, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, इतने जरूर याद रखिए। और जहां पे जरूरत पड़े तो आप, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है आर्टिकल 54, अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में और आप वहां पे आर्टिकल 54 वर्ड यूज करते हैं, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, कैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इलेक्शन होता है, टर्म क्या होती है राष्ट्रपति की, एलिजिबिलिटी, अगर क्या इलेक्शन होता है, क्या राष्ट्रपति है इंडिया का 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, ये सारी जानकारी हम लोग लेंगे। लेकिन पहले एक बार आर्टिकल के बारे में थोड़ा ब्रीफ जान लीजिए कि कौन कौन से आर्टिकल में, जैसे कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस आर्टिकल 59 में है, 60 आर्टिकल में है, और फिर 61 से रिलेटेड है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, और 62 से रिलेटेड है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, उससे रिलेटेड की जानकारी आर्टिकल 62 में होगी। फिर आर्टिकल 71 और 72 है, वो प्रेसिडेंट से संबंधित होते हैं। 71 में जो राष्ट्रपति से रिलेटेड मुद्दे हैं और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड मुद्दे हैं, या फिर पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि पार्डनिंग पावर वगैरह है, उससे रिलेटेड बात होगी, तो 72 से रिलेटेड है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 53, 54 उस वो वाले आर्टिकल हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 52 में। 53 के बारे में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और अब स्टार्ट होता है एक्चुअल में रियली की प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इसका मतलब क्या है? संघ की कार्यपालिक शक्ति। अगर हम हिंदी में देखने की कोशिश करें, एग्जीक्यूटिव बोलते किसको है? एग्जीक्यूटिव वो होगा जो कानून की पालना करवाएगा, मतलब कार्यपालिका के रूप में देखा जाएगा। अब एक क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है एग्जाम में कि बताओ सरकार का मुखिया कौन है, देश का मुखिया कौन है, या फिर एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। जब आता है एग्जीक्यूटिव हेड, तो हमेशा आपको प्रेसिडेंट के रूप में दिमाग में आना चाहिए, और जो प्रेसिडेंट को साथ देता है, प्रेसिडेंट को चलाने में मदद करता है, वो कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। तो जब एक्चुअल में जो गवर्नमेंट होती है, तो उसका मुखिया है वो कौन हुआ? फिर गवर्नमेंट का मुखिया वो हो गया फिर प्रधानमंत्री, और जो स्टेट का मुखिया होगा, पूरा सिस्टम का मुखिया होगा, वो हुआ प्रेसिडेंट। तो थोड़ा सा टेक्निकल सी बात है, लेकिन ये लाइन है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये ऐसे ही संविधान में एज इट इज लाइन लिखी हुई है ये, और जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस रिलेटेड, तो ये इसी लाइन के इर्द गिर्द आएगा, क्योंकि वरना क्या है कि फिर हर किताब है अपने अपने हिसाब से थोड़ा इंटरप्रिटेशन में इधर उधर कर देती है, तो फिर यूपीएससी आमतौर पे उधर जाती नहीं है। जहाँ पे थोड़ा शक का दायरा हो, तो वो या एनसीईआरटी या फिर क्या है कि जो वास्तव में संविधान है उसी के आगे पीछे घूमती है। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन shall be vested in president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution। ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी, जैसे मैंने बताया कि संविधान में ये बात लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट है वो यूनियन के, और यूनियन की सारी पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी मदद से वो सरकार को चलाएगा। Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president and exercise thereof shall be regulated by law। थोड़ा देखने में टेक्निकल लाइन लग रही है ये, लेकिन इसलिए ये हमने एज इट इज संविधान से उठाई है ये लाइन है, जिससे कि आपको पता चले कि जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा घुमा फिरा कर आता है। स्पेशली कि जब आज के टाइम में थोड़ा थोड़ा एक नंबर 2 नंबर का डिफरेंस की वजह से ही आगे पीछे हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो यूनियन है, यूनियन में डिफेंस का मुखिया होगा
वो कौन होगा? सुप्रीम कमांड जिसको बोलते हैं वो होगा प्रेसिडेंट। तो ये दो वहां पे पहली लाइनें लिखी होती है, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन स्टेट और ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो जो दो बातें 50 आर्टिकल 53 में लिखी हुई थी उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ये 53 ये बोल रहा है आर्टिकल, और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको ऐसे याद रखिए कि प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव हेड है इंडियन स्टेट का, बहुत क्लियर बता दिया फिर उसकी इंटरप्रिटेशन। और जो सुप्रीम कमांडर का या आर्म फोर्सेस का हेड होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, वो कौन होगा? प्रेसिडेंट। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन अंडर द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। Warrant of president indicate the hierarchy of position occupied by various dignitary attending a state function। इस लाइन का क्या मतलब? देखो, एक तो क्या है कि जो राष्ट्रपति होते हैं देश के पहले नागरिक माना जाता है उनको। दूसरी बात क्या है कि जो पद होते हैं उनको उसमें प्राथमिकता उन्हीं होती है, नंबर 1 पे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इंडिया में क्या है कि अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी जा रही है और राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही है, दोनों में से किसकी गाड़ी अगर जाए तो रुकेगी? मतलब जो छोटा पद होगा उसकी गाड़ी रुकेगी, दूसरे को बड़े वाले पद की जाने देगी। तो वो कौन होगा? राष्ट्रपति की गाड़ी ऐसे चली जाएगी और प्रधानमंत्री वेट करेंगे। जब राष्ट्रपति की गाड़ी काफिला चला जाएगा तो प्रधानमंत्री का काफिला फिर होगा। और अगर मैं बात करूं कि कोई प्रधानमंत्री है यहाँ पे और एक है मुख्यमंत्री और एक है उपराष्ट्रपति, इन तीनों का ही अगर हम देखें सबकी गाड़ी रुकेगी राष्ट्रपति के लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर की गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन उपराष्ट्रपति होंगे तो प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकेगी, और उपराष्ट्रपति होंगे तो अगर क्रॉस करना है और राष्ट्रपति जा रहे हैं तो उपराष्ट्रपति गाड़ी रुकेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चारों में देखें सबसे बड़ा पद कौन सा हुआ? प्रेसिडेंट, दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे फिर प्राइम मिनिस्टर और चौथे पे हुआ फिर ये चीफ मिनिस्टर। तो इन चारों की बात की है मैंने, तो इनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस की अंडर द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इंडिकेट हायरार्की ऑफ पोजीशन। ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, हायरार्की ऑफ पोजीशन होती है कौन सा आगे और पीछे। तो उस पोजीशन में सबसे पहले कौन आएगा? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है और हम करेंगे आगे कहीं पे भी इसको कि जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हायरार्की है वो कहां पे आती है। फिर आ जाता है इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 बताता है इलेक्शन कैसे होगा। तो प्रेसिडेंट का भारत में इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या जनता सीधा वोट डालती है? ना, जनता सीधा वोट नहीं डालती। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वो वोट डालते हैं, एमएलए और एमपी चुने हुए की बात कर रहे हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज, और उनको क्या बोलते हैं? जो लोग वोट डालते हैं उनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज। और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अंडरलाइन की हुई है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसको बोलते हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सेक्रेट बैलेट, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान। ये 3-4 स्टेटमेंट है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आगे, ठीक है। लेकिन पहले आप इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो समझ लीजिए यहाँ पे कि क्या क्या आपको दिमाग में रखना है। ए कि राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, नंबर 1। दूसरा क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज भी आया वर्ड, इलेक्टोरल कॉलेज, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। ये कौन क्या है? ये है जो एमएलए और एमपी है उनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की कौन वोट डाल सकता है। तीसरा है फिर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अनुसार रिप्रेजेंटेशन होगा। जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा, और जहां पे पॉपुलेशन कम होगी उसका रिप्रेजेंटेशन उसी के अनुसार मिलेगा। उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको भी बड़े ध्यान से करने की जरूरत है, इसको हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। और सेक्रेट बैलेट कि आपका गुप्त मतदान के जरिए ही होगा। ये नहीं कि जब एमपी है वो किसी को दिखाएगा पर्ची या बैलेट दिखाएगा तो वो बिना दिखाए हुए गुप्त मतदान से नहीं बताना उसको कि किसको डालेगा किसको नहीं डालेगा। क्रॉस वोटिंग की संभावना पूरी हो जाती है। जैसे कि अभी पीछे इलेक्शन हुआ था तो उसमें गुजरात के कुछ एमएलए थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। अब आ जाता है कि इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट है वो कैसे होगा। तो इलेक्शन है वो उसमें सदन के दोनों हाउसेस के मेंबर, हमने जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसमें देखा था कि एमपी होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, एक तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर है जितने विधानसभा है उनके सभी इलेक्टेड मेंबर। यहाँ पे याद रखिए कि नॉमिनेटेड वर्ड नहीं, इलेक्टेड मेंबर है।
नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड है, जो निर्वाचित हुए हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, एमपीएलए और एमपी हुआ है। नॉमिनेटेड होते हैं मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा या यहाँ पे गवर्नर द्वारा। विधानसभा में एक नॉमिनेट कर सकता है गवर्नर, एंग्लो इंडियन, अगर लगता है उसको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो उसका। फिर है कि 2 विधानसभा है दिल्ली और पुडुचेरी में, बाकियों में नहीं है। पुडुचेरी को पहले पौंडीचेरी बोलते थे। इनकी जो विधानसभाएं हैं, उनके जो मेंबर होंगे, एमएलए होंगे, वो लोग इलेक्टेड मेंबर होंगे, वो उनको वोट डालने का इसमें अधिकार है। तो ये सारे लोग फिर वोट डालेंगे। ओनली इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत वाले वोट नहीं डालेंगे, ध्यान इसमें ये रखना है। फिर आ जाता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे आएगी, हम डिस्कस करेंगे इसको, तो वो आ गई है। देखो, इंडिया में 29 राज्य, 29 स्टेट्स अभी, तेलंगाना और इसका नया बनने के बाद में, और 2 यूनियन टेरिटरी है। तो वो राज्य है पॉपुलेशन के अनुसार जहां मतदान है, वो उनका इस ढंग से होगा कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सारे राज्यों को और 2 यूनियन टेरिटरी को मिल सके। इट मीन्स पार्लियामेंट ऑन वन हैंड एंड 29 and 2 यूनियन टेरिटरी ऑन द अदर हैंड आर रिप्रेजेंटेड इक्वली इन इलेक्टोरल कॉलेज। इट मीन्स प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एंड हेड ऑफ द स्टेट। ये दोनों वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज और, पॉपुलेशन के साथ में एक और चीज लगा दी गई है, बल्कि जो पॉपुलेशन है उसका एक ब्रॉडर एंगल लिया गया है कि देखो, स्टेट में भी यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और जगह भी यूज होगा, तो वो पॉपुलेशन के अनुसार भी यहाँ पे देखिए किस रूप में लिया गया है कि जितना राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, राज्यों को, उतना ही स्टेट सेंटर को मिलेगा, पार्लियामेंट को मिलेगा। इसका मतलब जितने वोट पार्लियामेंट के हैं, उतने जितने राज्यों के वोट काउंट होंगे, उसके ठीक उतने ही वोट है वो पार्लियामेंट के काउंट होंगे। वोट का मतलब क्या है? एक एमएलए के वोट की वैल्यू होती है। अब वो देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एग्जांपल के उत्तर में ले लेता हूँ हरियाणा। हरियाणा की मान लो पॉपुलेशन है 2,53,00,000। अब इसमें राज्य में विधानसभा सीट है 90 विधानसभा सीट है। तो अब एक एमएलए के वोट की वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट होती है? वो कैलकुलेट होगी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, और डिवाइडेड बाय 90 इलेक्टेड असेंबली मेंबर, एमएलए बोल सकते हैं, इलेक्टेड एमएलए इनटू 1/1000। ये एक फॉर्मूला। आप बोलोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला क्यों है? तो जब संविधान बन रहा था तो इस पे भी काफी बहस हुई कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, लेकिन कुल मिलाकर ये नतीजा निकला कि अगर हमें सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को रखना है, ट्रांसफरेबल वोट को रखना है, सभी को सारे फैक्टर रखना है, तो ये चीजें करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये फॉर्मूला इस तरह से वहीं पर डिजाइन किया गया है, मैंने कोई डिजाइन नहीं किया। ये पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय इलेक्टेड मेंबर इनटू 1/1000। अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक एमएलए के वोट की वैल्यू काउंट होती है। मान लो आगे फॉर एग्जांपल के 200 यूनिट है या 200 वोट की वैल्यू है, वो आ गई। अब हरियाणा में कितने एमएलए हैं? मान लो नहीं है या कि इसमें 90, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,000। अगर ये 300 है तो कितनी आ जाएगी? 27,000। ऐसे करके हर राज्य के जो असेंबली है उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी और एक एमएलए की भी वैल्यू पता चल गई। और जैसे हरियाणा कैलकुलेट हुआ है, ऐसे हर राज्य का इसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। जैसे यूपी है, यूपी की पॉपुलेशन डिवाइड बाय इलेक्टेड एमएलए इनटू 1/1000। ऐसे अगर राजस्थान है तो राजस्थान की पॉपुलेशन डिवाइड बाय इलेक्टेड एमएलए इनटू 1/1000। हर एमएलए की वहां पे वैल्यू आएगी और उसके बाद वो वोट डालेंगे तो उसी हिसाब से काउंट होगा। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन दे दिया पूरे राज्य को पॉपुलेशन के आधार पे। तो आप इसको उस नजर से भी देखिए। स्टेट आर रिप्रेजेंटेड इन इलेक्टोरल कॉलेज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो दूसरा क्या? एक तो हमने देखा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि पार्लियामेंट और स्टेट दोनों का बराबर हो, प्रोपोर्शन का मतलब उसी अनुपात में हो। और दूसरा क्या? पॉपुलेशन के अनुसार हो, तो पॉपुलेशन के अनुसार दूसरा पॉइंट ले लिया हमने। हायर द पॉपुलेशन हायर इज द वैल्यू ऑफ देयर वोट्स। जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी उसकी वैल्यू होगी वोट की। सो वैल्यू ऑफ ए वोट ऑफ एमएलए ऑफ यूपी हैज द हाईएस्ट वैल्यू एंड दैट ऑफ सिक्किम इज द लोएस्ट। तो आप उस नजर से भी देख सकते हैं कि सबसे कम जो वोट की वैल्यू होगी एक एमएलए की वो सिक्किम की होगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है वहां पे। हरियाणा में जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला के बराबर लगभग पॉपुलेशन है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए ऑफ ए स्टेट कैसे निकाली जाती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अब आ जाते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। अब जितने
जितने एमएलए है सभी राज्यों को मिलाकर, उन सभी की जो टोटल वैल्यू होगी वोट की, टोटल वैल्यू सभी राज्यों की विधानसभा में मिलाकर, क्योंकि एक एमएलए की वोट की हमने पीछे निकाली, अब सभी के पता चल गई, और उतनी वैल्यू ही एमपीज वैल्यू होगी। एमपीज वोट वैल्यू कितनी होगी? वोट वैल्यू जितनी जितनी एमएलए की वोट की वैल्यू होगी, टोटल एमएलए। अब एमपी कितने हैं? एमपी तो 776 है। कैसे हुए? 543 और 233। इलेक्टेड मेंबर की बात कर रहे हैं। इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा में कितने होते हैं? 233। और लोकसभा में कितने होते हैं? 543। तो इन सभी को मिलाकर, और यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों वाले एमपी है, तो टोटल कितना हुआ? 776। सॉरी, ये लोकसभा को, ये राज्यसभा हुआ, तो दोनों लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर 776 बन जाते हैं। 776 की वैल्यू एमपी की वैल्यू है, वो टोटल इंडिया में जितने एमएलए उसके बराबर होगी। इसका मतलब दोनों का समान रूप से प्रोपोर्शन हुआ है, समान रूप से उनकी वैल्यू हुई है। अब एक एमपी की निकालिए तो क्या करेंगे फिर हम लोग? 776 से भाग दे देंगे। किसको दे देंगे भाग? वो दे देंगे जो राज्यों का टोटल वैल्यू हुई थी सभी एमएलए को मिलाकर, उनकी टोटल वैल्यू ऑफ है स्टेट एमएलए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, स्टेट एमएलए। तो ऐसे करके एक एमपी की वोट की वैल्यू आ गई, और एक हमें पहले जो हमने निकाली थी वो थी एक एमएलए के वोट की वैल्यू। तो इस तरह से जब भी कोई राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालेगा, और उसके अनुसार उसकी वैल्यू काउंट हो जाएगी। एक चीज यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट है कि एक एमपी की वैल्यू एक एमपी के वोट की वैल्यू ज्यादा होगी या एमएलए की वोट की ज्यादा होगी? डेफिनेटली एमपी की ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि एमपी की संख्या काफी कम है, और जबकि एमएलए की वोट की संख्या है, वो एमएलए है वो काफी ज्यादा है। तो इसलिए एमपी है उसको 776 से भाग देना है, जबकि एमएलए तो डेफिनेटली 776 से ज्यादा है। तो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि छोटी कई बार मैथमेटिकल टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक आ जाता है कि ये कोटा वोट क्या फंडा है? कोटा, वोटों का कोटा। अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेंबर हु सिक्योर नेसेसरी कोटा वोट इज डिक्लेयर इलेक्टेड। और कोटा क्या है? इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट और टोटल नंबर ऑफ सीट टू बी फिल्ड प्लस 1। अब देखिए इसमें सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि मान लो राष्ट्रपति के इलेक्शन में, मैं एक एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए। चार उम्मीदवार खड़े हुए राष्ट्रपति के इलेक्शन में। कौन कौन से हैं? एक मान लो ममता, दूसरा मायावती, तीसरा सुषमा, और चौथा है अमिताभ बच्चन। चार बंदे इलेक्शन में खड़े हुए। अमिताभ, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन में होता है ना, वो पार्टी के नाम से, पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन नहीं होता, वो इंडिविजुअल के नाम से होता है। पार्टी उसको स्पॉन्सर कर सकती है, उस पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार। ऐसा हो सकता है जैसे कि अभी पीछे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कांग्रेस से थे, अब राष्ट्रपति वो बीजेपी से समर्थित है, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन वो इलेक्शन होता है वो इंडिविजुअली होता है। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा कि जब राष्ट्रपति का पर्चा होगा जिसपे बैलेट पेपर बोलते हैं, उसमें चारों के नाम होंगे, और हर कैंडिडेट को जो वोट डालेगा, वोटर होगा, उसको चारों को अपना प्रेफरेंस बताना होगा। जैसे कि मान लो ममता, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे कर, या यहीं पे रखा हुआ है कि मान लो कोई हरियाणा से एमपी है, और वो वोट देता है कि पहला मेरी प्रेफरेंस पहली मायावती, दूसरा सुषमा, तीसरा अमिताभ और चौथा ममता। और मान लो कोई यूपी से, यूपी वाले बोलते हैं पहला अमिताभ, दूसरा सुषमा, तीसरा मायावती, चौथा ममता। ऐसे करके अपने अपनी प्रेफरेंस बता देते हैं सारे। अब होता क्या है कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा जिसको 50% से ज्यादा वोट होंगे, मोर देन 50%। उस मोर देन 50% उस कोटा को हासिल करने के, उसको बोलते हैं कोटा, उस कोटे को हासिल करने के लिए अब होता क्या है कि मान लो ये चार में से ममता को आए हैं वोट, वो आए हैं 30%, मायावती को आए हैं 20%, सुषमा को आए हैं 29%। कितना हुआ?
30 और 20 50 और 30 80 और अमिताभ का है 21%। अब क्या किसी का 50% हुआ? 50% नहीं हुआ, इसका मतलब कोटा तक अचीवमेंट नहीं हुआ, उनका कोटा नहीं बन पाया उसका। तो जो सबसे नीचे वाला जिसके सबसे कम वोट होते हैं वो बाहर हो जाएगा। तो इस केस में सबसे वोट कम किसके? मायावती के कम है सबसे 20%, बाकियों के सबसे इसके 29%, इसके ये बाहर हो गए। बताओ अब कौन जीतेगा इलेक्शन? इसके आधार पे हम बता नहीं सकते कौन इलेक्शन जीतेगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि ममता जीत सकती है, ना हो सकता अमिताभ भी जीत जाए। क्यों? क्योंकि जब ये ममता वाले वोट होंगे ना वो ट्रांसफर हो जाएंगे, सिंगल ट्रांसफर। मतलब कि मान लो ममता को जिसने वोट दिया वो कैंडिडेट, ममता तो बाहर हो गई, अब इसकी सेकंड प्रेफरेंस किसको थी? ममता मायावती, सॉरी ये मायावती है, मायावती को वोट देने वाले की सेकंड प्रेफरेंस थी मान लो वो अमिताभ बच्चन। कितने 10% लोगों ने अमिताभ बच्चन को बोला कि हम तो इसको देंगे। फिर इसमें से कुछ वोट ऐसे भी होंगे जो कि इसको प्रेफरेंस दे रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो इसको दे रहे होंगे। अब इसके मान लो 35% वोट हो गए हैं, इसके कितने हो गए हैं? 34% वोट, और इसके कितने हो गए? 31% वोट। अब कौन बना प्रेसिडेंट इंडिया का? कोई नहीं बना अभी तक। अभी तक कोई नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो कोटा क्रॉस नहीं कर पाए। वो कितना का कोटा था? वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, वो 50% से ज्यादा का, एक ज्यादा लिखा हुआ था ना वहां पे एक, तो एक ज्यादा है वो होना चाहिए। अब कौन है यहाँ पे? वो तो कोई नहीं है। अब जो सबसे कम वोट जिसके हैं, किसके? अमिताभ बच्चन के। अमिताभ बच्चन साहब बाहर हो गए। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में बाहर होते हैं, वैसे अमिताभ बच्चन अब खुद बाहर हो गए। अब बाकी कौन बचा? बाकी बच के ये दो, ममता और सुषमा। अब कुछ लोगों ने बोला, मान लो 18% लोगों ने बोला कि हम तो सुषमा के साथ जाएंगे, और बाकी जो 13% लोगों ने बोला वो बोला कि हम तो ममता के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल वोट कितने हुए? 48, और यहाँ पे कितने हुए? 52%। तो इसमें अब कौन जीता? क्या कोई जीत हुई है? हाँ डेफिनेटली हुई है, क्योंकि 50% से आंकड़ा क्रॉस कर गया है। और किसकी जीत हुई है? वो जीत हुई है सुषमा की। तो सुषमा को भारत का राष्ट्रपति घोषित यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि उसने जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो का कोटा है वो प्राप्त कर लिया है। और इसको जो वोट ट्रांसफर हो रहे थे उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब समझ में आया होगा आपका कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या है। एकल जो मतदान होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, एकल ट्रांसफर वाली। तो हमने हमारी जो दो टर्म थी अब दोनों क्लियर हो गई होगी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दो पॉइंट पे था। एक था कि राज्यों और केंद्र को जो पार्लियामेंट दोनों की वोट बराबर, तो प्रोपोर्शन दोनों का बैलेंस हो गया था। दूसरा था कि पॉपुलेशन के अनुसार प्रोपोर्शन में होना, वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। और तीसरी एक और चीज आई थी, वो थी सिंगल ट्रांसफर, यहाँ पे हो गई। और एब्सोल्यूट जो मेजोरिटी होती है वो भी, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। एक होता है प्रेफरेंशियल ऑर्डर। प्रेफरेंशियल का मतलब कि अपने प्रेफरेंस किसको दोगे आप। तो ये जो चुनाव हो रहा है वो गुप्त मतदान है, लेकिन प्रेफरेंस वाला सिस्टम है। चारों को देना पड़ेगा आपको वोट है, और प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी, वरना वोट कैंसिल माना जाएगा आपका। तो इसलिए आपने देखा राष्ट्रपति के केस में वोट काफी कैंसिल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे एमएलए और एमपी ऐसे होते हैं बेचारों को वोट तक नहीं डालने आते, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये वोट का। तो अभी था ये राष्ट्रपति का इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैंने आपको पूरा समझा दिया है, वही चीज है जो कि मैंने आपको बताई है। फिर आ जाता है, अच्छा इसको एक चीज और, अल्टरनेटिव वोट सिस्टम एज द अल्टरनेट प्रेफरेंस आल्सो टेकन इनटू अकाउंट सेकंड बेस्ट प्रेफरेंस ऑन बैलेट शीट। इसको अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम, वैकल्पिक मत पद्धति भी बोलते हैं। जो ये ट्रांसफर वाली प्रेफरेंस वाली थी सिस्टम, उसको वैकल्पिक पद्धति भी बोलते हैं। अच्छा अब आता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट क्यों होता है, डायरेक्ट क्यों नहीं होता। अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट होता तो क्या होता? फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अलग अलग होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि फिर राष्ट्रपति अगर पॉपुलर होते, राष्ट्रपति भी उतने पॉपुलर होते, तो हो सकता है वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल प्रधानमंत्री को दबाने के लिए भी कर सकते थे। दूसरी बात ऐसे भी हो सकता है कि इंडिया में तो बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म है, तो कोई अपने धर्म को ही लेकर मुद्दा बना लेता कि मेजोरिटी को वोट दो, मेजोरिटी को वोट दो। तो उस केस में क्या धर्म और जाति वाला माहौल भी बिगड़ सकता था। तो दो मेन रीजन है कि डायरेक्ट इलेक्शन है। अच्छा एक डायरेक्ट इलेक्शन ये भी खर्चा बहुत हो जाता, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना भी पूरी अरबों रुपए का खेल होता। तो एक तो पैसे की वजह से, फिर क्या है कि राष्ट्रपति हमारा नॉमिनल एग्जेक्टिव होता है। नॉमिनल का मतलब सिर्फ नाममात्र का होता है, और रियल एग्जेक्टिव तो प्रधानमंत्री होता है, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती क्योंकि वो पावरफुल हो जाता, जनता उसको सीधा जानती।
और तीसरा मैंने आपको बताया कि धर्म वाला मुद्दा भी आ सकता था कि देश में कुछ विभाजन की तरफ बढ़ सकते थे, क्योंकि जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट वाली डेमोक्रेसी होती है, तो इस तरह की संभावना कम होती है। आर्टिकल 56 में टर्म के बारे में जिक्र था जो हमने देखा था। तो राष्ट्रपति की जो टर्म होती है बहुत इंपॉर्टेंट वो लाइन नहीं है, क्योंकि आएगा प्रधानमंत्री की टर्म कितनी होती है, तो वहां पे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि फिक्स नहीं है। हालांकि जो लोकसभा है उसकी फिक्स है 5, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री आती है तो फिक्स नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे ही राष्ट्रपति केस में 5 साल है वो फिक्स है यहाँ पे। और अगर 5 साल से पहले कैसे हो सकता है टर्मिनेट या उसका हट जाना, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे तो क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देंगे, तो आंसर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और वो वाइस प्रेसिडेंट को जब त्याग पत्र देते हैं तो वाया देते हैं किसके, लोकसभा स्पीकर के। लोकसभा स्पीकर को हैंड ओवर करते हुए वो राष्ट्र प्रधानमंत्री वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचेंगे। और रिमूवल फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, दूसरा तरीका यह है कि वो उसको हटा दिया जाए। एक तो रिजाइन कर दे, दूसरा हटा दिया जाए। हटा कैसे दिया जा सकता है, महाअभियोग चलेगा, इम्पीचमेंट चलेगा। संविधान, वो इम्पीचमेंट किस केस में हो सकता है, अगर संविधान का उल्लंघन हुआ हो तो इम्पीचमेंट हो सकता है। तो वो पूरी प्रक्रिया है 2/3 बहुमत से पास होना। हम उसके बारे में भी जानेंगे आगे। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, अगर राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन में क्या वो दोबारा खड़े हो सकते हैं, डेफिनेटली खड़े हो सकते हैं। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, कितनी बार भी बन सकते हैं, तो ये फिक्स है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार बन सकते हैं, लेकिन इंडिया का कितनी बार भी बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगी, आर्टिकल 58 में बताया गया है क्वालिफिकेशन क्या होगा। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है इसमें, भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब अगर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या सोनिया गांधी बन सकती है भारत के राष्ट्रपति, आप आंसर होगा इसका यस। क्यों, क्योंकि वो भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक है इसलिए बन सकती है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अगर सोनिया गांधी इटली की है और अमेरिका में होती, अमेरिका में होते और वहां की सिटीजनशिप अब ले ली इसने, तो क्या वहां के राष्ट्रपति बन सकती थी, अब आंसर आएगा इसका नो। क्योंकि अमेरिका में वही राष्ट्रपति बन सकता है जहां पे जन्म हुआ हो, जहां अमेरिका में जन्म हुआ हो। तो बाय रजिस्ट्रेशन या बाय जो अक्वायर सिटीजनशिप होती है उससे अमेरिका में नहीं बन सकता, इंडिया में वो बन सकता है, बशर्ते भारत का नागरिक होना चाहिए कि उसने बाद में सिटीजनशिप ली हो। तो एक ये मेजर फर्क है इंडिया में उसमें अमेरिका में। कई बार कंपैरिजन में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए इस तरह की बातें। 35 साल की उम्र होनी चाहिए, सारी कंडीशन पूरी है लेकिन 35 साल की उम्र होनी चाहिए उसकी। आमतौर पर इंडिया में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो 35 नहीं 85 प्लस ही होते हैं। तो ये कंडीशन जरूरत की मिनिमम है। आप बोलेंगे क्या मैक्सिमम भी है, किसी के लिए भी मैक्सिमम किसी के लिए भी नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए ही कंडीशन होती है, मिनिमम है, ग्रेजुएशन है, ये है वो है, मैक्सिमम इतने साल तक कर सकते हैं। लेकिन जो नेता लोग हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया तो अपनी सहूलियत के अनुसार बनाया हुआ है। एक बात आप फिर पूछेंगे, अगर सहूलियत से बनाया हुआ है तो क्या नेता लोगों ने कंडीशन रखी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 70 होना चाहिए, उसका कंपटीशन का एग्जाम होगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश आनी चाहिए, फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टेस्ट होगा, तो क्या ये बातें भी है ना, ये बातें बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्वालिफिकेशन का मतलब कभी ये नहीं होता कि एजुकेशन से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन तो और भी हो सकती है, जैसे भारत का नागरिक होना भी एक क्वालिफिकेशन है, 35 साल का होना भी एक क्वालिफिकेशन है। लेकिन जब लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो वो क्वालिफिकेशन आमतौर पे एजुकेशन वाली मानी जाती है, तो थोड़ा मिसनोमर हो जाता है केवल। तो क्या हुआ, क्या भारत का अनपढ़ राष्ट्रपति हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। डेमोक्रेसी को बोलते हैं कि कोई भी इसमें आ सकता है। मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है कि मतलब कि लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे सरकारी तनख्वाह न मिलनी होनी चाहिए उसको। जैसे कि मान लो कोई जेबीटी टीचर है हरियाणा में, प्राइमरी टीचर राजस्थान में या दिल्ली में, तो क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं? उनको पहले अपनी जॉब से त्याग पत्र देना पड़ेगा, 2 जगह से सैलरी नहीं ले सकते। कहने का मतलब लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, वरना हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात होगी कि क्या फिर कोई मंत्री है ये लोग गवर्नर है, ये लाभ के पद काउंट होते हैं? नहीं, लाभ के पद काउंट कौन बताता कौन है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हेंस एलिजिबल।
मतलब कि कौन से पद हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद लाभ का पद माना नहीं जाता। तो लाभ का पद कौन सा नहीं माना जाता? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। आप बोलेंगे तनख्वाह तो उनको मिल रही है। अब पार्लियामेंट ने बोल दिया कि ये लाभ के पद नहीं है तो नहीं है। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते इसके अलावा ज्यादा, क्योंकि दिमाग लगाएंगे तो ये भी क्वेश्चन उठेगा फिर अनपढ़ क्यों। हम यहाँ तो चपरासी बनने के लिए भी एजुकेशन चाहिए और वहां पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गवर्नर ऑफ एनी स्टेट वो लाभ का पद नहीं है और मंत्री लाभ का पद नहीं है, तो इसका मतलब मंत्री बिल्कुल भी लाभ का काम नहीं कर रहे बस। अदर कंडीशन टू बी फुलफिल्ड टू कॉन्टेस्ट, और कौन सी कंडीशन है उसको पूरी करनी होगी जब वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक तो क्या है कि जब वो नॉमिनेशन करे 50 एलिजिबल उसके पास वोटर होनी चाहिए, 50 उसको नाम को उसका नाम रखने वाले, प्रस्ताव रखने वाले, और 50 ही उसके नाम का अनुमोदन करने वाले। नाम का नाम रखना मतलब कि 50 मेंबर्स का साइन होना चाहिए, 50 एमपी हो, एमएलए हो, उसका टोटल संख्या 50 होने चाहिए। वो बोलेंगे कि हाँ हम इस बंदे का नाम अनुमोदन करते हैं, नाम का अनुमोदन करते नाम का प्रस्ताव रखते हैं, और 50 बोलेंगे हाँ हम स्वीकार करते हैं, मतलब उसको सेकेंडर बोला जाएगा, अनुमोदन करना जिसको बोलते हैं। तो 100 बंदों के हस्ताक्षर हो गए। 100 बंदे जब होंगे उसके साथ में खड़े हुए, तो इसका मतलब वो राष्ट्रपति का पर्चा भर सकता है, राष्ट्रपति के लिए फाइट कर सकता है। और वोटर किसको बोल रहे हैं? एमएलए एमपी को वोटर बोल रहे हैं, जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, इलेक्टेड वाले बात होगी। ए वोटर कैन नॉट प्रपोज और सेकंड मोर देन वन कैंडिडेट, एक वोटर एक कैंडिडेट को प्रपोज कर सकता है। अब आता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो वो एक तो एमपी नहीं होना चाहिए जब वो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलसी नहीं होना चाहिए, और वो he shall be deemed to have vacated his seat in that house or on date he enters upon his office as president। वो त्याग पत्र दे, कब त्याग पत्र दे? जब उसका इलेक्शन में विजयी हो जाए। आप बोलेंगे ये थोड़ा मामला कच्चा पक्का हो सकता है। इसलिए आमतौर पे क्या होता है, जब भी कोई प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता है अपना त्याग पत्र दे देता है सभी चीजों से, सभी पदों से, और उसके बाद वो नॉमिनेशन भरता है, जिससे कि वो कंडीशन है कहीं ना कहीं किसी तरह से टूट नहीं जाए। जैसे कि जब प्रणब मुखर्जी खड़े हुए थे इलेक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी से ऑनररी का कोई काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर बाद में पीएस ने केस भी किया था। लेकिन आपको ये बस इतना याद रखना है कि वो एमएलए या एमपी नहीं होने चाहिए, उससे पहले वो वेकेट करे पोस्ट को जब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करते हैं तब। ही शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति की सैलरी होती है, हालांकि अब बढ़ेगी सैलरी इसकी, अभी काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो सबसे बड़ा पद होता है और उसकी सैलरी है वो 2.5 लाख के आसपास है, और राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख है पर मंथ है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा कि देश का प्रथम नागरिक उसकी सैलरी है वो कम है, बहुत सारे लोग उससे ज्यादा सैलरी ले रहे हैं। तो उस हिसाब से उनकी सैलरी का चेंज होने का भी प्रस्ताव है, चर्चा में है। और उसका जो पेंशन है, पेंशन हमेशा आधी हो जाती है। तो अगर तनख्वाह 18 लाख है, 1.5 लाख की साल में कितनी हुई? 18 लाख, तो 9 लाख है वो पेंशन होगी। अब आ जाता है कि ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो शपथ दिलाते हैं, और उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलाएंगे। आप बोलेंगे अगर वो भी ना हो तो उससे जो नीचे वाला है वो दिलाएगा, लेकिन वो जुडिशरी वाले लोग ही इसको शपथ दिलाते हैं। और शपथ किस नाम की ली जाती है? भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली जाती है, प्रिजर्व, संभाल कर रखना, प्रोटेक्ट करना और उसको डिफेंड करना, इन 3 वर्ड है उसमें यूज होते हैं शपथ लेते टाइम में। क्या प्रधानमंत्री की शपथ भी ऐसी होती है? प्रधानमंत्री की शपथ जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होती है, पद और गोपनीयता की शपथ होती है उनकी, जो कि सूचनाओं को उनका कोई सीधा डायरेक्ट रिलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना नहीं है, उनका काम लोगों के लिए करना है। तो वो है देश के लोगों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करना, अगर मैं प्रॉपर वर्ड बोलूं तो। इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। इम्पीचमेंट कैसे होता है? इम्पीचमेंट होता है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, मतलब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसे है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया? कि इम्पीचमेंट स्टार्ट हो सकता है
पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है। और चार्ज कैन नॉट बी प्रेफर्ड बाय हाउस अनलेस, उनको 14 दिन का एक नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को, और 1/3 बंदे होंगे उस हाउस के, टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस, जो साइन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 14 दिन का तो उनको टाइम होगा, ताकि वो रिजाइन करना चाहे तो रिजाइन कर दे। और 1/3 बंदे हैं उस पर्टिकुलर हाउस के, एमपी बंदे, मतलब यहाँ पे एमपी की लोकसभा है तो उसके 1/4, राज्यसभा तो उसके 1/4 है, वो साइन करके देंगे। किसको साइन करके देंगे, अगर लोकसभा तो लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा है तो जो राज्यसभा है उसकी चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको। और उस हाउस में फिर क्या होगा कि अगर मान लो स्वीकार कर लिया जाता है, त्यागपत्र नहीं देते हैं, आज तक कोई हुआ नहीं है इस तरह का केस, इसलिए सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन संविधान में लिखी हुई है तो जरूर हमें उसको पढ़ना भी है, और एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रेजोल्यूशन पास होगा 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत का मतलब क्या है, टोटल मेंबरशिप 2/3 होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। कि अगर मान लो लोकसभा है और लोकसभा में जितने बंदे हैं, जितने 540 मेंबर हैं, 545 टोटल है, तो उसका 2/3 ये इतने पास करें, तब जाकर उस हाउस में रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। उसके बाद देन द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो क्या करेगा, वो दूसरे हाउस को उस केस में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इसलिए उसको इन्वेस्टिगेशन हाउस भी बोलेंगे। और वो जो चार्जेस लगे हुए हैं उसकी जांच करेगा, और आमतौर पे फिर क्या करेगा, फिर उस हाउस में जाएगा बिल, ये प्रस्ताव रिजोल्यूशन, और 2/3 बहुमत से उसमें अगर पास हो जाता है तो इसका 2/3 दोनों में पास हो गया, तो इमीडिएटली राष्ट्रपति है वो रिमूव माने जाएंगे अपने ऑफिस से जिस दिन ये प्रस्ताव पारित हुआ है। आप बोलेंगे आगे साइन करने के लिए जाएगा क्या किसी के पास, फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है किसी के पास, नो, यहीं पे क्लोज हो जाएगा केस। क्योंकि अगर दूसरे बिल पास होते हैं तो राष्ट्रपति के लिए साइन करने के लिए जाते हैं, और यहाँ तो इस केस में खुद ही राष्ट्रपति है जिनके ऊपर ये रेजोल्यूशन चल रहा है, महाभियोग चल रहा है, इम्पीचमेंट चल रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है कि वहीं पे ये खत्म हो जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति चाहे तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम में, और अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अब आता है लिमिटेशन ऑफ इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का उल्लंघन पाना चाहिए। ये नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री को या सरकार को पसंद नहीं है इसलिए हो जाए, प्रॉपर जांच होगी तो एक मुद्दा देना पड़ेगा, वरना सेट असाइड हो सकता है कोर्ट में मामला अगर चला गया तो। और ये संविधान का उल्लंघन किसको बोला जाएगा, संविधान का उल्लंघन ये भी हो सकता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसने कोई सिफारिश भेजी और राष्ट्रपति ने एक बार वापस कर दी, लेकिन दोबारा क्या है कि वो उनको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा अगर भेज देते हैं मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो उनको साइन करना जरूरी होता है, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं या वायलेशन और कोई करते हैं तो उस केस में वायलेशन माना जाएगा। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस, दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। दूसरा यह है कि देखो, बनाने के लिए राष्ट्रपति को चाहिए एमएलए भी, लेकिन हटाने के लिए नहीं चाहिए। तीसरा नॉमिनेटेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अब राष्ट्रपति तो नॉमिनेट करते हैं उनको, राष्ट्रपति को वो हटा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात भी है, आप देख सकते हैं अच्छी है बुरी है क्या है, लेकिन वो पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। लेकिन वो जब इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हटाने में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो वो लोकसभा और राज्यसभा, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। प्रोसीजर एंड अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड डिफाइन द टाइम पीरियड आर नॉट स्पेसिफाइड, कि कितने टाइम में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा वो कोई लिखित में नहीं है। अब है वैकेंसी राष्ट्रपति की कब होती है, जब वो 5 साल कंप्लीट हो जाए, या बाई चांस खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे, किसी कारणवश पसंद नहीं है, 300 से ज्यादा रूम का राष्ट्रपति भवन हो सकता है उनको, और ज्यादा किसी कारण से प्रेशर मान रहे हो, या कोई और अपना स्वास्थ्य कारण हो सकता है, किसी भी कारण से रेजिग्नेशन दे सकते हैं। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट से उनको हटाया जा सकता है। तो ये, या फिर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उनको उनके जो इलेक्शन है, इलेक्शन अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो उनके इलेक्शन को वो वॉइड घोषित कर सकते हैं, अवैध घोषित कर, वॉइड का मतलब होता है अवैध, अवैध घोषित कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अगर उससे रिलेटेड कोई विवाद होता है तो कौन उसको निपटाता है? पहले तो इलेक्शन कमीशन अगर लगता है उसको वो सुलझा देता है, इलेक्शन कमीशन पे ही करना पड़ेगा, वरना क्या है सीधा फिर कोर्ट में जाएगा। कोर्ट कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा सीधा, 65 आर्टिकल से लिख रही है। फिर है
आर्टिकल 62 में एक चीज है कि व्हेन वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति का जब 5 साल हो जाते हैं उससे पहले उसको उससे इलेक्शन करवाना होगा। ये काम किसका? इलेक्शन कमीशन का। अगर मान लो उनका कार्यकाल हो गया है और इलेक्शन में अभी 1-2 दिन बाकी है, तो जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक वो काम करता रहेंगे, बीच में कोई वो नहीं होगी। वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन दिस केस। इंटरगैमनम बोलते हैं इसको, टाइम इंटरवल टिल विच न्यू प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड। तो जो इंटरनल का अंतराल इसको बोलेंगे, इस अंतराल में कोई नया नहीं आएगा, राष्ट्रपति कंटिन्यू रखेंगे। तो इसलिए है, आमतौर पर ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं हुआ नए का और टेन्योर खत्म हो गया। इफ वैकेंसी अराइजेस बाय रीजन अदर देन एक्सपायरी टर्म, election to fill the vacancy must hold as soon as possible after and before 6 months from the date of occurrence of vacancy. Now it is vice president who shall act as president. अब राष्ट्रपति है ही नहीं, वैकेंसी हो गई है। पहले तो क्या इंटरगनम था, अंतराल था, अब तो है ही नहीं राष्ट्रपति, तो क्या होगा फिर? तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। और वो कितने समय के लिए? 6 महीने तक। 6 महीने तक काम करेगा, न कि अमेरिका की तरह कि जब तक कि उसका टेन्योर खत्म हो। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बाकी का टर्म नहीं बल्कि 6 महीने तक काम होगा। प्रेसिडेंट मे बी टेम्पोरली अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, देन वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंटिल द डेट ऑन विच प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ड्यूटीज। कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन है वो प्रेसिडेंट तो, लेकिन काम तो नहीं कर पा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट है, उसके स्थान पर काम करेंगे। स्वास्थ्य एक बड़ा रीजन हो सकता है। तो इस तरह के केस में जब वो अनेबल हो तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है। मैटर रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है वो फाइनल होगा। नो सच डिस्प्यूट शैल बी रेज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्टेड द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कई बार क्या होता है, एमपी की सीट कोई खाली है या एमएलए है, वो किसी की डेथ हो गई, उसकी जगह खाली है, तो उसके आधार पर कोई केस नहीं हो सकता। मतलब केस होगा तो कोई और डिस्प्यूट होना चाहिए जो कि संविधान से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि वैकेंसी किसी खाली हो कि उसकी खाली थी इसलिए इसका इलेक्शन रोको, ऐसा नहीं हो सकता। इफ देयर इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट एक्ट डन बाय देन। अच्छा, एक ऐसा आ जाता है कि मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये केस चल रहा है, राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन 6 महीने बाद डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो राष्ट्रपति बने हैं वो इलीगल है, मतलब इनवैलिड है, वॉइड है, अवैध है उनका इलेक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में अब राष्ट्रपति हट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन इस दौरान 6 महीने या 1 साल में जो काम हुए थे उनका क्या होगा? मान लो किसी की फांसी दे दिया, क्या फांसी तो वापस नहीं हो सकती, आदमी गया तो गया। तो जितने भी काम किए होंगे वो वैलिड माने जाएंगे, लेकिन उनका इलेक्शन इनवैलिड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है, इन जो काम इनवैलिड नहीं होंगे, जो फाइन कर दिए कर दिए। फिर है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट बाय लॉ एंड एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद देयर इलेक्शन। संविधान में ये लिखा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इसका मामला है राष्ट्रपति के इलेक्शन से लेकर है, उसमें अगर कोई रेगुलेशन या एम्पावरमेंट या कुछ चीज करनी चाहिए तो पार्लियामेंट कर सकती है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट 8 कैटेगरी में हम लोग विभाजित करेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट को पढ़ने के हिसाब से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर और डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन सकते हैं इसको बोलते हैं। ये सारी पावर्स हैं, हम लोग अब डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेशन पावर कौन सी होती है? जो प्रशासन से रिलेटेड होती है पावर है, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बोलते हैं। जैसे कि ही कैन मेक रूल्स specifying the manner in which orders and other instruments which are made and executed in his name shall be authenticated। वो कुछ नियम बना सकते हैं। जब होता क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वो मंत्री परिषद है, काम कर रही है। अब प्रेसिडेंट क्या बोल सकते हैं उनको, कैसे उनके जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होती है या कुछ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड बात होती है, उनके लिए वो ऑर्डर बना सकते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि संडे को मेरे पास वो लाइए मुद्दे जो कि पार्लियामेंट के बिल से रिलेटेड है,
इस तरह की चीज आप मेरे पास लाइए, या आप मुझे बता दीजिए फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जब भी आप आते हैं बाहर से तो आप इस टाइम में मुझे बता दीजिए। मतलब कोई भी वो इस तरह का कोई रूल बनाते हैं, ऑर्डर देते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो एक पावर उनके पास है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल ही रबर स्टैम्प है, कहीं न कहीं इस तरह के सरकार को निर्देश सकते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। और क्या पावर है प्रशासन से रिलेटेड? प्रशासनिक ढांचा है, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो कि सिविल सर्वेंट वगैरह होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मंत्री होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो अदर मिनिस्टर हो, इनकी सबकी अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति किस किस के अपॉइंट करते हैं? कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या किसकी नहीं की जाती। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यहाँ पे इलेक्टेड नहीं है, यहाँ पे वर्ड प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपॉइंटेड होता है। फिर अदर मिनिस्टर्स भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, किसके सलाह पे? राष्ट्र प्रधानमंत्री की सलाह पे। फिर अटॉर्नी जनरल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। या फिर कैग जो चीफ जस्टिस हुआ या जजेस हुआ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार दिमाग में ये आ जाता है हाई कोर्ट की बात है तो गवर्नर करते होंगे, गवर्नर से सलाह ली जाती है लेकिन अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर गवर्नर ऑफ स्टेट और ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इंटरफेरेंस विद द वाटर सप्लाई। अगर वाटर से रिलेटेड मामला है, जैसे दो राज्यों के बीच में कोई मामला चल रहा है, कमीशन बनाया गया है, वहां पे इस तरह के मामलों में, पानी की आपूर्ति वाले मामलों में अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, संघीय ढांचे के साथ, ताकि कोई ज्यादा छेड़खानी न हो। फिर फाइनेंस कमीशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम होता है रिकमेंडेशन देना फाइनेंशियल मैटर पे, राज्यों को कितना जो कलेक्शन आता है, कैसे सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार बीच में जाएगा। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जीएसटी के बाद में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसका कितना रोल हो सकता है। जुडिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ज्वाइंट कमीशन होती है। ज्वाइंट कमीशन क्या होता है कि कुछ स्टेट्स से रिलेटेड, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट ये मानते हैं कि उनके लिए जो बड़े ऑफिसर होते हैं, गजटेड ऑफिसर होते हैं, क्लास ऑफिसर होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी करे या कोई ज्वाइंट कमीशन बनाया जाए, तो वो राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन है, या जो 3 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चीफ कमिश्नर मेंबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन में, उनकी अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी और एसटी के मामलों में जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये भी। और कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है, अगर कोई का एडमिनिस्ट्रेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा इनडायरेक्टली वो एक कमीशन बनाते हैं, वो रिपोर्ट अपॉइंट कर इस मामलों में रिपोर्ट दे, उस रिपोर्ट को या उस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लास कमीशन होगा उसकी अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। या जो एक ऑफिस कमीशन होता है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड भी ऑफिसर होता है, स्पेशल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, इलाहाबाद में इसका हेड ऑफिस था पहले, तो उसकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर है ही कैन रिमूव हिज मिनिस्टर इंडिविजुअली, और क्या कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कि वो मंत्रियों को हटा सकते हैं। कब हटाएंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन हटाएगा कौन? वो हटाने का काम है वो राष्ट्रपति का काम होगा। अटॉर्नी जनरल, इनको हटाने का काम, गवर्नर को हटाने का काम, चेयरपर्सन है, यहाँ तक कि जो राज्यों में, जैसे कि हरियाणा की बात करूं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को उसके मेंबर या चेयरमैन को हटाएगा कौन? वो हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर द्वारा नहीं हटाया जाता। राष्ट्रपति भी कब हटाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन करेगा, तब वो हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे उस टाइम में। और जो यूपीएससी के मेंबर है या यूपीएससी के चेयरमैन को हटाना हो, जजेस है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीएजी, इनको भी ऑन एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट अगर हाँ करती है, मतलब पार्लियामेंट में इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है, इम्पीचमेंट प्रस्ताव पारित हो जाता है, जज को भी 2/3 बहुमत से और इम्पीचमेंट के प्रोसेस से गुजरना होता है, हटाना हो। तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन 1-2 बार मुकदमे जरूर आए हैं, रिजोल्यूशन जरूर आए हैं। उनको हटाना हो तो आखिर में जो सील लगेगी, स्टैंप लगेगी, वो राष्ट्रपति की लगती है।
ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उनके लिए अब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और उनके माध्यम से ही राष्ट्रपति है इनडायरेक्टली एक किस्म से वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन टेरिटरी को, मतलब कि वहां कोई राज्य सरकार नहीं होती। He can declare any area as scheduled area and has power with respect to administration of scheduled area and tribal area। उनके पास क्या है, ये पावर है कि किसी भी किस एरिया को, हालांकि ये सारे गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में नाम किसका है, राष्ट्रपति का होता है। तो वो शेड्यूल एरिया हो या फिर जो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन उससे रिलेटेड कोई भी मामले होते हैं उनकी जो पावर होती है डिक्लेरेशन की, वो राष्ट्रपति के पास होती है। ही कैन अपॉइंट एन इंटरस्टेट काउंसिल टू सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट कोऑपरेशन। इंटरस्टेट काउंसिल होती है जो कि सेंटर और स्टेट और इंटरस्टेट के मामलों को देखती है। उस काउंसिल को अपॉइंट कौन कर सकता है, कौन करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब हम चलते हैं मिलिट्री पावर की तरफ। एक तो क्या है कि राष्ट्रपति जी हैं वो सुप्रीम कमांडर बोला जाता है उनको डिफेंस फोर्सेस का, और प्रेसिडेंट होते हैं जो तीनों अंग होते हैं सेनाओं के, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनका पूरा कमांडर है, इन चीफ है वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पावर होती है टू डिक्लेयर वार एंड पीस, बट पार्लियामेंट हैज पावर टू रेगुलेट और कंट्रोल एक्सरसाइज ऑफ सच पावर। राष्ट्रपति करेंगे फॉर्मली, राष्ट्रपति उनकी लड़ाई की, युद्ध की घोषणा या विराम की घोषणा, लेकिन वो पार्लियामेंट के प्रोसेस से गुजरना होता है उनको सब। और वो हम देखेंगे जब इमरजेंसी पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कि आपको राष्ट्रपति की पावर समझनी है। Some act with involve the expenditure of money such as raising, training and maintenance of defense forces require sanction of parliament। अगर सरकार को एक पैसा भी खर्च करना हो तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, और पार्लियामेंट में कहीं न कहीं राष्ट्रपति का जब पार्लियामेंट में पेश किया जाता है मनी बिल, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति चाहिए। तो बोल सकते हैं सम एक्ट विच इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी सच एज रेजिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस डिफेंस फोर्सेस रिक्वायर सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सेक्शन चाहिए, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट में बिल आएगा, राष्ट्रपति के माध्यम से आएगा। लेजिस्लेटिव पावर अगर बात करूं तो 12 मेंबर होते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, जो स्पेशल कुछ ना कुछ एरिया में उनका योगदान हो, जैसे कि सोशल सर्विस में योगदान हो, इस तरह की एरिया में हम देखेंगे जब नॉमिनेशन पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल उनकी जानकारी लेंगे। 2 एंग्लो इंडियन है वो लोकसभा में वो नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर है कि वो एक साल में 2 बार कम से कम पार्लियामेंट का सदन चलना, अधिवेशन होना बहुत जरूरी है। समन करेंगे पार्लियामेंट का दोनों हाउसेस को मीटिंग के लिए, मीटिंग का मतलब कि सदन चलाना है, उसके लिए प्रोरोग द हाउस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है। क्या है ये कि राष्ट्रपति, देखो पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक राज्यसभा। पार्लियामेंट का जब ये लोकसभा का अधिवेशन होता है, राज्यसभा का अधिवेशन होता है, उसके इनके एक तो उनको बुलाने का काम, समन करने का काम कौन करता है, समन संसद जो दोनों सेशन होते हैं, सेशन बोलते हैं इनको, अधिवेशन को, उनको राष्ट्रपति करते हैं। और उसके बाद अगर जैसे मीटिंग चल रही है इनकी सेशन की, और उस दौरान अगर कोई बीच में बात आती है तो वो स्पीकर या वाइस चेयरमैन होते हैं, वो उनको एडजॉर्न कर सकते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन भी आता है पार्लियामेंट में, लेकिन वो उसको थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो एडजॉर्नमेंट एक होता है प्रोरोगेशन, हम देखेंगे आगे। प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन वो होता है जब वो सेशन कंप्लीटली खत्म हो जाए। एडजॉर्नमेंट सीने डाई कब होता है, एडजॉर्नमेंट सीने डाई तब होता है जब वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे लोकसभा स्पीकर या वाइस चेयरमैन राज्यसभा के, और उसके बाद एक प्रेसिडेंट से नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कि वो प्रोरोगेशन किया जाएगा कि अब वो फॉर्मली एक किस्म से सेशन का अंत हो गया, तो उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। एक होता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर किसी पार्टी का बहुमत नहीं है तो उस पार्टी का बहुमत नहीं है तो और प्रेसिडेंट को लगता है कि अब कोई सरकार नहीं बना सकता, तो ऐसी सिचुएशन में नया इलेक्शन होना जरूरी है, तो उस लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा और नए इलेक्शन का रास्ता प्रशस्त होगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर लोकसभा में बहुमत है, प्रधानमंत्री के पास बहुमत है, लेकिन वो चाहते हैं पहले इलेक्शन हो, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति को कि ये लोकसभा भंग हो और नई लोकसभा आए, तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो उसको बोलते हैं लोकसभा भंग करना। ये पावर किसके पास है, ये पावर है राष्ट्रपति के पास। He may summon both the houses to meet in a joint sitting for debating or voting on a bill in case of deadlock।
अगर सदन में कोई ऐसी डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है कि कोई बिल पास नहीं हो रहा है, सरकार को चाहती है, या हालांकि बहुत रेयर सिचुएशन होती है इस तरह की, तो राष्ट्रपति हैं वो दोनों सदनों की मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसा करना राष्ट्रपति के पास, सरकार की रिकमेंडेशन होती है लेकिन राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग का समन करना। आगे है फिर अगली पावर, अगर हम बात करें आर्टिकल 86 में है इसका वर्णन, प्रेसिडेंट में एड्रेस इधर हाउस सेपरेटली बाय और बोथ द हाउसेज जॉइंटली, ही मे आल्सो सेंड मैसेज टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग पेंडिंग बिल और एनी अदर बिल। एक तो क्या प्रेसिडेंट है वो सदन को संबोधित कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा करके भी संबोधित कर सकते हैं। अगर कोई बिल पेंडिंग चल रहा पार्लियामेंट में और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट है कहीं ना कहीं अपना मैसेज दे सकते हैं कि भाई देखो इन मामलों को निपटाओ। ये पावर आर्टिकल 86 के तहत, आपको आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान में रखें आप, अगर आप रख सकते हैं तो रखें, वरना कोई जरूरी नहीं है। फिर है एक पावर राष्ट्रपति के पास में, ही शैल एड्रेस द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन एट फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड एट द कमेंटमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट का जब फर्स्ट सेशन होता है, कब होता है पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन, बजट सेशन को बोलते हैं फर्स्ट सेशन। पहला दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों को इकट्ठा करके अब अभिभाषण देंगे, उसको अभिभाषण बोलते हैं इनफैक्ट, जब राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं, सरकार की नीतियां एक किस्म से बताते हैं। और दूसरे कब, एक तो हर साल ये करते हैं कि फर्स्ट सेशन को फर्स्ट दिन, दूसरा होता है कि जब इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम सदन की मीटिंग होती है, पार्लियामेंट में मीटिंग होती है दोनों सदनों की, तो उसमें राष्ट्रपति संबोधित करते हैं और सरकार की जो पॉलिसियां होगी उसके बारे में उनको बताते हैं, तो उनको बोलते हैं अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण। फिर उसके बाद चर्चा होती है और प्रधानमंत्री उस बहस का जवाब देते हैं। फिर है एवरी बिल पास बाय पार्लियामेंट मस्ट रिसीव प्रेसिडेंट एसेंट टू बिकम एन एक्ट। बिल क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट है वो कौन तैयार करता है, मिनिस्ट्री तैयार करती है, और वो कैबिनेट मीटिंग में जाता है, और उसके बाद क्या है कि अगर वो कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हो जाता है तो सरकार एक से वो बिल, अब वो बिल बन गया है, पार्लियामेंट में रखेगी, पार्लियामेंट में रखने के बाद बिल बन गया है। और बिल क्या है कि लोकसभा में रख सकते हैं, राज्यसभा में रख सकते हैं, हम देखेंगे किस टाइप के बिल होते हैं, काम पे रखे जाते हैं। लेकिन जब ये बिल होगा दोनों सदनों में पास हो गया और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो अभी तक तो बिल ही था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति के साइन होंगे उसके बाद ये बिल है वो एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया। तो अधिनियम कब बनेगा कोई, ये पावर राष्ट्रपति के पास है कि जब वो साइन करेंगे। इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू ले सर्टेन रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने कुछ एक रिपोर्ट होती है, कुछ एक फैक्ट होते हैं, वो रखे जाएंगे। कौन कौन सी रिपोर्ट होती है, जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बजट होता है, उनको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। संविधान में कोई बजट नाम नहीं है, बजट क्या है एक्चुअल में, वो फ्रेंच वर्ड है जो पहले ब्रीफ केस टाइप का होता था, जिसमें बजट डॉक्यूमेंट होते थे जो पेश किए जाते थे, वहीं से ये शुरू हुआ है नाम बजट। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, ये स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सरकार कहाँ पे खर्चा करेगी, कितनी आमदनी आएगी सरकार की। और जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा सदन में रखी जाती है, सदन के पटल पे। और जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है, कैग की रिपोर्ट होती है, जिसमें गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी चेकिंग होती है, उनका ऑडिट होता है, वो रिपोर्ट है सदन में राष्ट्रपति के माध्यम से रखी जाती है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, या फिर जो यूपीएससी की रिपोर्ट होती है कि कुछ एक यूपीएससी रिपोर्ट देती है, रीजन बताती है कि एडवाइस सरकार क्यों नहीं मानी, तो वो सारी रिपोर्ट है पार्लियामेंट में रखी जाती है। फिर एससी एसटी कमीशन से रिलेटेड रिपोर्ट होती है, वो पार्लियामेंट में रखी जाती है। बैकवर्ड क्लास से रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाती है। ये सारे राष्ट्रपति के माध्यम से रखी जाती है, राष्ट्रपति इनके लिए लेट डाउन करते हैं रिपोर्ट, लेट डाउन वर्ड आएगा, इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो भी लेट डाउन बाय प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। फिर कुछ बिल है जिसमें कि सम बिल नीड प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में तभी आएंगे जब प्रेसिडेंट उनको रिकमेंड करेंगे। कौन कौन से बिल हो सकते हैं, जैसे कि नया स्टेट बनाना है कोई, या किसी स्टेट की बाउंड्री चेक करनी है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ रिकमेंडिंग सच लेजिस्लेशन इज गिवन टू प्रेसिडेंट सो दैट ही कुड गेट द व्यूज ऑफ द अफेक्टेड स्टेट बिफोर इनिशिएटिंग सच लेजिस्लेशन। होता क्या है कि इस तरह के जो बिल आते हैं, जैसे कोई नया राज्य बनाना है, किसी की बाउंड्री चेंज करनी है,
तो जो सरकार होती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से कंसर्न स्टेट असेंबली होती है उस राज्य की, वहां पे भेजती है उनकी राय जानने के लिए, चाहे वो राय पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए, सरकार कोई जरूरी नहीं है मानी जाए उसकी, लेकिन वो वापस रिपोर्ट आएगी केंद्र के पास में, राष्ट्रपति के माध्यम से फिर वो पार्लियामेंट में रखी जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होता है। कहने का मतलब है कि न्यू स्टेट और कोई बाउंड्री चेंज उससे रिलेटेड कोई बिल हो तो राष्ट्रपति की भूमिका होगी, उसकी पहले अप्रूवल चाहिए। मनी बिल हो, फाइनेंस बिल हो, ये राष्ट्रपति की अप्रूवल चाहिए। हम फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या फर्क है बाद में पढ़ेंगे। स्टेट बिलिंग सीकिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, अगर कोई इस तरह का बिल आ जाता है कि कोई स्टेट बिल है, क्योंकि ये कहीं न कहीं मामला राज्यों से भी जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें अगर उसके संसाधन है, उसका फ्रीडम से रिलेटेड कोई मामला बनता है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कि दो राज्यों के बीच में है या पूरे देश में बीच में, उसमें ट्रेड कैसा होना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई भी मामला आता है तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए राष्ट्रपति की। आप बोलेंगे कि इसको अगर मनी बिल में कंसीडर किया जाए, तो मनी बिल में कंसीडर किया जाए तो भी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, हालांकि इसका फैसला अल्टीमेटली वो स्पीकर ही करते हैं। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं सरकार ही करती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है वो ये फैसला स्पीकर के द्वारा किया जाता है। बिल इन्वॉल्विंग टैक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, बिल इन्वॉल्विंग टैक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, इस तरह का कोई मामला आता है तो भी वो बिल है फाइनेंस रिलेटेड या फिर ये मनी बिल के अंतर्गत आप बोल सकते हैं ये। तो ऐसे मामले को भी आमतौर पे सरकार क्या होती है, मनी बिल या फाइनेंस बिल कंसिडर कराने की कोशिश करती है अगर ये साधारण बिल है तो भी। इसके पीछे रीजन होता है कि सरकार को मनी बिल या फाइनेंस बिल पास कराना ज्यादा आसान होता है बजाय कि जो नॉर्मल बिल होते हैं उसकी तुलना में। The bill that requires previous sanction of president for introduction cannot be questioned in the court after it is legislated upon and the assent of the president is obtained। अगर ऐसा कानून बन गया है कि राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है और वो कानून बन गया है, उसके बाद कोर्ट में आप नहीं जा सकते, कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन आप ये भी देख सकते हैं। फिर आता है वीटो पावर से रिलेटेड, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर कौन कौन सी है। एसेंट टू लेजिस्लेशन एंड वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि जो लेजिस्लेशन क्या होता है, विधेयक होता है, जो राष्ट्रपति के पास गया है एक बिल राष्ट्रपति की साइन करने के लिए, तो उस टाइम में राष्ट्रपति क्या रवैया तैयार कर सकते हैं। व्हेन बिल इज पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट टू सीक हिज एसेंट। दोनों में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति क्या करें, तीन ऑप्शन उनके पास। याद क्या है कि वो अपनी अनुमति दे सकते हैं। ही मे गिव हिज एसेंट, आफ्टर दैट इट इमीडिएटली बिकम्स एन एक्ट। जैसे अनुमति दी और वो कानून बन गया। आप बोल सकते हैं कानून कब बनता है, राष्ट्रपति की अनुमति देने से बिल से एक्ट बनता है, तो वो सीधा दे सकते हैं। या क्या उस बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मतलब कुछ न करें। उन्होंने कुछ किया नहीं, विदहोल्ड कर लिया है, बिल को आगे नहीं बढ़ने दिया। He may, in case of bill other than money bill and constitutional amendment act, return the bill for reconsideration of the house। मनी बिल को और constitutional amendment बिल को वो इन दोनों के अलावा वापस भेज सकते हैं। किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। किसको, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्या मतलब हुआ इसका कि कुछ बिल ऐसे होंगे जो कि राष्ट्रपति, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो वापस नहीं भेज सकते, मनी बिल है वो वापस नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखो 2/3 बहुमत से ही आएगा या संविधान में संशोधन में आएगा तो पूरी कार्रवाई करके आएगा, तो इस संविधान में इसका नहीं है कि वापस भेज दें। दूसरा क्या है, मनी बिल होता है क्योंकि वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पहले जाता है, रिकमेंडेशन से भी, इसलिए उनको वापस नहीं भेज सकते। वो रोक सकते हैं लेकिन भेज नहीं सकते वापस। इन लास्ट केस इफ बिल सेंट फॉर रिकंसिडरेशन इज पास्ड अगेन बाय देम, और मान लो वापस भेज दिया, लोकसभा राज्यसभा दोबारा पास कर दिया, तो क्या होगा फिर, और चाहे वो मॉडिफाइड ओरिजिनल पास किया हो या कुछ चेंज करके पास किया हो, तो फिर प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी होता है, अनिवार्य होगा कि वो उस पर साइन करें। दोबारा उनको साइन करने पड़ेंगे, बस वो थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं, उनके पास इतनी वीटो है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए वीटो को। तो अब देखते हैं कि जब ये 3 टाइप की इनके पास सिचुएशन थी, तो उनको अगर वीटो के हिसाब से देखें तो कौन कौन सी वीटो बनती है, टाइप ऑफ वीटो देखते हैं। वीटो के प्रकार, पावर, वीटो मतलब होता है इसमें पावर ऑफ विदहोल्डिंग ए बिल सेंट फॉर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड वीटो पावर। कि अगर बिल गया और बिल को उन्होंने कहीं ना कहीं पास की बजाय कहीं विदहोल्ड किया है, तो उसको
वीटो पावर बोला जाता है। और वीटो भी 3-4 टाइप की होती है आमतौर पे। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी होती है सस्पेंसिव वीटो, तीसरी होती है पॉकेट वीटो और चौथी होगी क्वालिफाइड वीटो। हालांकि जो इंडिया में ये क्वालिफाइड वीटो है वो नहीं होती, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। ये 3 टाइप की वीटो है वो एक्चुअल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जो एक संविधान में संशोधन हुआ है 24th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको। अब प्रेसिडेंट के लिए अनिवार्य कर दिया गया, ऑब्लिगेटरी कर दिया गया है टू गिव एसेंट टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सो ही हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल। सो 24वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार वापस नहीं ले सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, उनको करना पड़ेगा साइन। एब्सोल्यूट वीटो कौन सी होती है? इट मींस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज एसेंट टू ए बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, द बिल देन कम्स टू एन एंड। मतलब कि वो उन्होंने विथहोल्ड कर लिया और बिल का वो कुछ नहीं होगा। एब्सोल्यूट वीटो है उनके पास में कि मतलब मामला खत्म। इट इज एक्सरसाइज ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। ज्यादातर केस में ये कहाँ पे यूज होता है? प्राइवेट मेंबर बिल। अब आता है कि एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। दोनों में क्या फर्क है? गवर्नमेंट बिल वो होते हैं जब सरकार का मंत्री सरकार द्वारा ही लाया जाता है, और प्राइवेट मेंबर बिल कौन से होते हैं? जो एमपी द्वारा लाया जाता है। एमपी से वो विपक्ष का हो चाहे वो सत्ता वाला हो, लेकिन जब सरकार लाएगी तो गवर्नमेंट वाला बिल होगा, और प्राइवेट बिल तब होगा जब कोई एमपी लाएगा इंडिविजुअली। इंडिविजुअल भी बिल आ सकता है। तो उस तरह के केस में उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, उनको वहीं पे खत्म कर सकते हैं। दोनों ने पास किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया खत्म। In case of government bill, it is only possible where after the passage of bill and before it is assented it by the president, the ministry resign and new council of minister advises president to use his veto power। अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पहले वाली गवर्नमेंट ने कोई ऐसा बिल दोनों से दोनों पास होकर चला गया, प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट अब इलेक्शन हो गए हैं, अब इलेक्शन में नई दूसरी विचारधारा की सरकार आ गई है, और दूसरी विचारधारा की सरकार है वो प्रेसिडेंट को ये बोलती है कि उनको रोक दो, अब आपको इस पे साइन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है कि राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन दे दिया गया कि वो ऐसे हालात में रोक सकते हैं। फिर है इट इज अप्लाइड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री एंड नॉट एज डिस्ट्रक्शन। कि जब इस तरह केसेस में क्या होता है, मिनिस्ट्री की एडवाइस चाहिए होता है, ये नहीं कि हर बात पे प्रेसिडेंट रोक कर खड़े हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अभी तक सिर्फ 2 बार यूज किया गया है। इसका मतलब कोई इस तरह का जो प्रेसिडेंट आमतौर पे वीटो का इस्तेमाल है, वो एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल है, वो बहुत ही रेयर सिचुएशन में करेंगे। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने ऐसे ही केस में जो पेप्सू का कोई मामला आया था, एप्रोप्रिएशन बिल, दिस बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1954 when there was a president rule in the state Patiala and East Punjab state union was a combination of princely state। पंजाब और हरियाणा को जो ये था, पहले उनको पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन बोलते थे, पंजाब और हरियाणा को। 1954 में आया था पेप्सू का मामला, और वहां पे कहीं ना कहीं ये उन्होंने एक विथहोल्ड किया था बाय प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन इन केस ऑफ सैलरी अमेंडमेंट एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल। आर वेंकटरमन ने भी, जब वो प्रेसिडेंट थे, ये 1980s के आखिरी की बात है, तो उस टाइम में, क्योंकि अब देखो जब पहले वाली सरकार थी उन्होंने मंत्रियों ने सैलरी बढ़ा दी सबने मिलकर। मंत्रियों ने मतलब कि सरकार ने कोई बिल लाए और सभी एमपी की सैलरी बढ़नी चाहिए। अब ये बात तो एक इसमें अनइथिकल हुई, हालांकि पार्लियामेंट के पास पावर तो है लेकिन अनइथिकल हुई। तो कहीं ना कहीं जब मीडिया में चर्चा आती है, सबके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेसिडेंट ने ये रोक दिया था। इस तरह के हालात भी हो जाते हैं कई बार कि जाते जाते कुछ पास कराने की होती है और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के एमपी शामिल हो जाते हैं। फिर आ जाता है सस्पेंसिव वीटो। इसका क्या मामला बनता है सस्पेंसिव वीटो का? बहुत ही एब्सोल्यूट। अब सस्पेंसिव वीटो का मतलब उससे कम पावरफुल। वीटो इज एक्सरसाइज व्हेन प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग एसेंट टू ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिटर्न द बिल और एनी पार्ट ऑफ इट फॉर रिकंसिडरेशन। ये तब यूज की जाती है जब उसका प्रेसिडेंट के पास बिल आ गया है और प्रेसिडेंट वापस भेज देते हैं पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए। मतलब कि वो थोड़े टाइम के लिए रोक रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो एक बार चेक कर लो, या तो पूरे को देख लो और या इसका कुछ पार्ट देख लो। बट इफ बिल इज अगेन पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट by the ordinary majority and again presented, it's obligatory for the president to give assent। that is why this veto is suspensive। सस्पेंड कर दिया गया थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि दोबारा अगर साइन करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम रोक तो दिया ना, सतर्क कर दिया सरकार को या पार्लियामेंट को। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू मनी बिल। मनी बिल हैज टू बी इधर असेंटेड और एब्सोल्युटली विथहोल्ड। इट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन।
देखो सस्पेंस क्या था कि वापस जा रहा था, सस्पेंस वीटो होती है, रिटर्न पार्लियामेंट के पास वापस चला गया। लेकिन मनी बिल के केस में वापस नहीं जाएगा, इसलिए क्या या तो एब्सोल्यूट वीटो हो गया या कुछ नहीं होगा इसके ऊपर, मतलब विथहोल्ड हो सकता है मनी बिल, लेकिन वो वापस नहीं भेज सकते। तो ये बारे में आप बोल सकते हैं कि इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको समझिए कि ये वापस नहीं जाएगा पार्लियामेंट में। अब आता है पॉकेट वीटो। हमने क्या पढ़ा है, एब्सोल्यूट वीटो पढ़ा है, हमने पढ़ा है सस्पेंसिव वीटो। अब है पॉकेट वीटो, पॉकेट में रख लेना कोई चीज। As the Constitution has not prescribed any time limit within which the President is to declare his assent or refusal, President could exercise pocket veto by not taking any action on bill for indefinite time. If ministry is weak, therefore pocket of Indian President is bigger than US President. देखो एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब वो कुछ फैसला ही न कर पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरह के बिल आ जाते हैं जहां पे कि ना भी नहीं बोली जा सकती, हाँ भी नहीं बोली जा सकती, और सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा पुश भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो इनडेफिनेट टाइम के लिए अपने पास रख लेते हैं, उसको बोलते हैं पॉकेट में रख लेना, पॉकेट वीटो। अमेरिका में क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है, वो अगर भेजते हैं तो दोबारा वो थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम है, उसके बाद उनको साइन करना होता है। दिस वाज यूज्ड, एक बार ही इसका यूज हुआ है पॉकेट वीटो का, प्रेसिडेंट यानी जेल सिंह द्वारा। और उस टाइम में क्या है, कोई इंडियन पोस्ट ऑफिस से लेकर कोई मामला आया था, अमेंडमेंट बिल आया था, उसके ऊपर उन्होंने ये रोका था। फिर आ जाता है क्वालिफाइड वीटो क्या है। A veto is qualified when it can be overridden by extraordinary majority of the legislature and the bill can be enacted as law with such majority vote overriding the executive veto. राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन राष्ट्रपति ने साइन नहीं की, दोबारा मान लो कर दिया, या इस तरह की सिचुएशन आई कि इसमें ज्यादा मेजोरिटी से लेजिस्लेचर ने वो बिल पास कर दिया, और ऐसी सिचुएशन में वो एक कुछ हद तक ही उनके पास वीटो थी, उसके बाद एक किस्म से पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का दबदबा था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजोरिटी की वजह से उनको साइन करने पड़े। ये इंडिया में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्फरिंग द वीटो पावर ऑन द प्रेसिडेंट। अब वीटो पावर दी क्यों गई प्रेसिडेंट को? एक तो यह है कि अगर मान लो कोई बिल है पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं और कुछ में कुछ त्रुटि रह जाती है, तो कोई ऐसी सुविधा हो जो कि वहां पे रोका जा सके आखिरी मौके पे। और एक ऐसी भी है कि अगर मान लो जो सरकार उसके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी, लोकसभा में बहुत अच्छी मेजोरिटी, राज्यसभा में, तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिशा में चली जाए, जैसे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, इस तरह की सिचुएशन में तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के पास ऐसी ऑप्शन दे दी गई है, इसलिए वीटो का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब राज्यों में भी कानून बनते हैं, और राज्यों में कानून बनते हैं तो वहां पे गवर्नर का महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन क्या, क्योंकि भारत में क्या होता है कि संघीय सरकार तो है, मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर तो है जहाँ पे यूनियन भी है, स्टेट्स भी है, लेकिन पावर ज्यादा टिल्टिंग है, ज्यादा पावरफुल है वो सेंटर है। दूसरे शब्दों में बोले कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, तो वो किस तरह की पावर है, राज्यों से जो बिल होते हैं उनके मामलों में, राज्य विधानसभा से रिलेटेड मामलों में। When a bill is presented to the governor for his assent, अब देखो एक मुद्दा आता है कि जब विधानसभा और विधान परिषद, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, वहां पे बिल पास हो जाता है तो गवर्नर के पास बिल जाता है। और गवर्नर क्या कर सकते हैं, उनके पास चार ऑप्शन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के पास 3 थे, इसके बाद 4 है। गवर्नर एक तो एसेंट दे सकते हैं जैसे राष्ट्रपति दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं जैसे राष्ट्रपति कर सकते थे, वापस भेज सकते हैं कंसिडरेशन के लिए, वो भी राष्ट्रपति भेज सकते थे। लेकिन ये बिल है कि वो प्रेसिडेंट के लिए भेज सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं अपने पास। गवर्नर बोलते हैं कि मैं प्रेसिडेंट से बात करूंगा, प्रेसिडेंट के पास भेजूंगा बिल, और बिल प्रेसिडेंट बताएंगे कि इस पे क्या साइन करना है। वो किस तरह के मामले हो सकते हैं, वो मामले हो सकते हैं जहां पे कहीं न कहीं देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता का कहीं खतरा न हो, या कहीं न कहीं केंद्र से सलाह करना भी जरूरी है, तो वो राष्ट्रपति के पास इसलिए भेजते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तो देश का एक मुखिया है, तो देश के मुखिया, उसके ऊपर तो कोई होगा नहीं, तो इसलिए गवर्नर का कनेक्ट कहीं कहीं इस वीटो पावर के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में। अब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं अगर कोई ऐसा बिल हो तो? Reservation of a state bill for assent of the president is discretionary power of the governor of a state except when law in question would derogate from the power of high court under the constitution. देखो अगर वो कहीं न कहीं जो लॉ है, हाई कोर्ट की पावर को कम करने की कोशिश करे जो संविधान में लिखा हुआ है,
तो फिर राष्ट्रपति है वो हस्तक्षेप कर सकते हैं इस तरह के मामलों में, मतलब कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकते हैं। वरना आमतौर पे क्या होता है, गवर्नर का ये डिस्क्रिप्शन है कि वो भेजे राष्ट्रपति के पास में या नहीं भेजे। ये संविधान में इस तरह की व्याख्या दी हुई है, व्यवस्था की हुई है। हालांकि इसका इंटरप्रिटेशन आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, अगर करता है, अगर इस तरह के मामले कई बार पेचीदा आ जाता है तो। क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट। When bill other than money bill is sent to the president, he has following options. देखो एक मुद्दा आता है कि अगर बिल आ जाता है उनका मनी बिल से रिलेटेड, तो क्या कर सकते हैं कि वो एक तो एसेंट कर सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, दूसरा विदहोल्ड कर सकते हैं, या फिर क्या है, हम क्योंकि राज्यों से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वो राज्यों गवर्नर के माध्यम से वो दोबारा लेजिस्लेचर को बोल सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, कि भाई मनी बिल को नहीं भेजेंगे, क्योंकि मनी बिल तो आमतौर पर क्या होता है कि गवर्नर की सहमति से आता है, लेकिन जो दूसरे बिल होते हैं उनको भेज देंगे। इफ नॉट मनी बिल, इन लास्ट केस legislature must reconsider the bill within 6 months, and if it is passed again, bill shall be presented to the president again, but if it is not obligatory by the president to give his assent। देखो अगर मान लो 6 महीने के अंदर वो भेजते हैं दोबारा, तो राष्ट्रपति के पास या तो वो राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकते हैं और मना भी कर सकते हैं, मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है राष्ट्रपति उनकी बात माने, राष्ट्रपति उनकी बात माने, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। इसका मतलब कि ये एक किस्म से ऐसी पावर राष्ट्रपति के पास में, जो कि अगर कोई भी राज्य से रिलेटेड ऐसा बिल है और उनको लगता है कि नहीं ये खतरा है देश की पूरा एकता और अखंडता के लिए, तो वो रोक सकते हैं। इन मनी बिल प्रेसिडेंट में आइदर गिव और विदहोल्ड हिज एसेंट, वापस नहीं भेजेंगे वो, या तो रोक लेंगे और या स्वीकृति दे देंगे। मनी बिल का मामला ऐसा होता है कि रिटर्न नहीं होगा। There is no time limit upon president to declare his assent or withhold his assent। अब कितने टाइम में प्रेसिडेंट साइन करते हैं, कितने टाइम में वापस भेजते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये टाइम लिमिट नहीं, ये पॉकेट वाला काम आ जाता है। तो इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो। ये थी राज्यों से रिलेटेड और प्रेसिडेंट का क्या लिंक बन रहा है। अब आता है ऑर्डिनेशन लेजिस्लेटिव पावर, और कौन कौन सी है लेजिस्लेटिव पावर। विधायिका से रिलेटेड पावर एक होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास। वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ऑर्डिनेंस बोलते हैं अध्यादेश को। अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो कैसे होता है, प्रेसिडेंट कैन ओनली प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। प्रोमुलगेट का ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश जारी करना, और अध्यादेश को कब होगा कि जब दोनों व्हेन ईदर ऑफ द टोटल हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा, लोकसभा सेशन में राज्यसभा नहीं है, या राज्यसभा सेशन में, या दोनों ही नहीं है। जब सेशन में दोनों हो तो नहीं होगा ऑर्डिनेंस, वरना ऑर्डिनेंस हो सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी कानून। कई बार ऐसे मामले आ जाते हैं जहां पे कि इमीडिएट कानून बनाना जरूरत होती है और लोकसभा राज्यसभा उसका सदन नहीं चल रहा होता है, सेशन नहीं चल रहा होता है। उस केस में जो केंद्र सरकार है वो एक ड्राफ्ट बनाएगी, बिल बनाएगी, ऑर्डिनेंस बनाएगी इनफैक्ट, और वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा साइन करने के लिए। राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है, टेम्परेरी कानून होता है। दो सदनों के बीच में, दो सेशन के बीच में पार्लियामेंट के, वो 6 महीने का गैप होता है, और एक साल में 2 सदन करना जरूरी है, 2 सेशन करना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होगी पार्लियामेंट में इंटर करने की वो 6 महीने हो सकती है। इससे पहले उसको करना पड़ेगा ऑर्डिनेंस को, और जब ऑर्डिनेंस इसके अंदर आ जाएगा पार्लियामेंट के अंदर है, तो वो फिर 1.5 महीने के अंदर पास करवाना उसको जरूरी होता है। मतलब उसको कानून बनाने के लिए पास करवाना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से। तो उस केस में टोटल टाइम कितना हुआ, 6 महीने तो वो दोनों सदनों के बीच में, और 1.5 महीना वो कि मैक्सिमम टाइम लगेगा। इस दौरान ही वो बिल पास करवाया जाएगा, वरना ऑर्डिनेंस कैंसिल माना जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है, 7.5 महीने। पार्लियामेंट में सदन जो लोकसभा राज्यसभा में इंटर करने के बाद कितनी हो सकता है, 1.5 महीने। उससे पहले कितनी है, 6 महीने मैक्सिमम लाइफ। तो आप इसको अलग अलग फैक्टर के रूप में भी समझ सकते हैं। 1.5 महीने का मतलब 6 हफ्तों से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। If houses assemble on different dates, period of 6 weeks is calculated from the later date। अगर दोनों हाउसेज हैं, हाउसेज असेंबल दोनों का अलग अलग डेट पे होता है, तो जो लेटर डेट है वो काउंट की जाएगी।
President cannot promulgate an ordinance unless he is satisfied that there are circumstances requiring immediate action. देखो, जो प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस होता है वो रेयर सिचुएशन में आना चाहिए, ये आमतौर पर बोला जाता है। लेकिन कई बार सरकारें क्या होती है कि सीधा रूट अपनाने की कोशिश करती हैं, इजी रूट अपनाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन प्रेसिडेंट उनको बोल सकते हैं भाई आप एक बार दोबारा इस पर विचार करो, तो वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो आमतौर पर क्या होता है कि वो इस बात के लिए दबाव डालते हैं सरकार को कि भाई इमीडिएट एक्शन हो तो आए, ये न आए, वरना न आए। An ordinance can be replaced by a bill, but the Lok Sabha rules require the government to lay on table a statement explaining the circumstances which necessitated immediate legislation by the ordinance. पार्लियामेंट में आएगा तो उस टाइम में सरकार को भी रखना पड़ेगा भी ऐसा क्या हुआ कि आपको इमीडिएटली बिल लाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट होना भी जरूरी है जब ये पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस रखा जाता है और पार्लियामेंट में बिल रखा जाता है, साथ में ऑर्डिनेंस की ये स्टेटमेंट भी रखी जाएगी ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्डिनेंस आया। Discussion on the ordinance take place and then a bill replacing ordinance is introduced. अब देखो ऑर्डिनेंस रखा गया, स्टेटमेंट रखी गई और एक बिल रखा जाएगा डिस्कशन होने के बाद में जो कि इसको ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेगा। इट एस्टेब्लिशेस पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन थ्रू द ऑर्डिनेंस। तो इसका एडवांटेज ये हो जाएगा फिर कि ये पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ, सरकार से पूछा गया और सरकार तभी ला पाई बिल कि वो ऑर्डिनेंस को क्यों जरूरी था ये बता पाई तब, और इसलिए पार्लियामेंट का एक कंट्रोल हो जाता है सरकार के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर कि भाई ऑर्डिनेंस है वो एक रेयर सिचुएशन में होनी चाहिए। फिर आ जाता है कि ऑर्डिनेंस में रिलेट टू एनी सब्जेक्ट दैट पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन, इट कैन मॉडिफाई और रिपील एनी प्रीवियस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, can amend or alter tax law, it can never be used to amend the constitution। अब ऐसा आता है कि ऑर्डिनेंस किस तरह के लॉ पे लाया जा सकता है। देखो संविधान में संशोधन होता है उससे रिलेटेड पे ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, संविधान में ऑर्डिनेंस के जरिए बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सिंपल लॉ होते हैं या फिर टैक्स लॉ होते हैं, मनी बिल टाइप के टैक्स लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, उन पे ये ऑर्डिनेंस वो लाई जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस आर टेम्परेरी लेजिस्लेशन, जैसे मैंने बताया था टेम्परेरी कानून है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये प्रेसिडेंट में विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अगर ऑर्डिनेंस आ गया है, लोगों ने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया है तो और उनको लगता है कि वापस लेना चाहिए, तो सरकार को भी बोल सकते हैं, सरकार भी प्रेसिडेंट को बोल सकती है कि ऑर्डिनेंस वापस लिया जा रहा है, तो वो वापस हो जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में कोई केस हुआ था दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन ये आया कि क्या जो ऑर्डिनेंस आता है और वो प्रेसिडेंट है वो कहीं प्रेशर में आकर हाँ न कर दे और ऑर्डिनेंस आ जाए, तो इस तरह के केसेस में जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, मतलब ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है आपको कि क्या ऑर्डिनेंस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि ये केस हो चुका है। फिर आ जाता है अगला पॉइंट है जुडिशियल पावर कौन कौन सी होती है प्रेसिडेंट के पास में। आर्टिकल 72 है वो जुडिशियल पावर से रिलेटेड है प्रेसिडेंट का, और उसमें पार्डनिंग पावर से रिलेटेड क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास में वो भी देखेंगे हम लोग। तो जुडिशियल पावर क्या है कि पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। अगर कोर्ट मार्शल क्या होता है, मिलिट्री वाला कोर्ट है, अगर सजा दे सैनिकों को उस तरह की पावर होगी, वो राष्ट्रपति पावर होती है उनको माफ करने की। तो पनिशमेंट को या सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, वो वहां पे जुडिशियल पावर उनके पास होती है, वो पार्डन पावर होती है माफ करने की। पनिशमेंट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। अगर केंद्र के खिलाफ कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है और पनिशमेंट हो गई है तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो उस पनिशमेंट को वो माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑल केसेस वेयर ए पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ। फिर आता है कि अगर किसी को डेथ की सजा हो गई है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी उनको सजा सुना दी है, तो वो राष्ट्रपति के पास पावर होगी फिर उनको उसको माफ करने की। अब आती है जो पार्डनिंग पावर होती है, उनको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है कि पार्डनिंग पावर कितनी टाइप की होती है। एक होती है पार्डन करना सीधा, इट रिपील्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड अब्सॉल्व द ऑफेंडर फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें क्या होता है सभी से मुक्ति मिल जाती है उसको, मतलब कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है या पनिशमेंट है पूरी तरह से सारी चीजें माफ हो जाती है।
सेंटेंस, उसको डेथ पेनल्टी लगी हुई है या जो भी सजा मिली हुई है, सारी की सारी वो आरोप से मुक्ति का मतलब कि वो माफ हो जाते हैं, पार्डन होना का मतलब माफी मिलना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा भी पावर होती है जिसको पार्डनिंग पावर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या है, एक है रिप्रीव करना। रिप्रीव क्या होता है? टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस लाइक डेथ पेंडिंग ए प्रोसीडिंग फॉर पार्डन और कम्यूटेशन। थोड़े टाइम के लिए एक राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि इस मामला ये चल रहा है और मेरे विचार में है, या अभी इसको 2 दिन का और मौका दिया जाएगा, या 2 दिन उसको और जिंदा रखा जाएगा। इस तरह की टेम्परेरी सस्पेंशन होती है, उसको रोक देना, तो सजा को थोड़े टाइम के लिए रोक देना, उसको बोलते हैं रिप्रीव। माफ नहीं किया, रिप्रीव किया, राहत दी है, दंड विराम दिया है। आप बोल सकते हैं ये रिप्रीव का मतलब थोड़े विराम देना। आप इसको विराम देना इसके साथ एसोसिएट कीजिए कि रोका हुआ टेम्परेरी सस्पेंशन। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। फिर है रिमिशन, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर लाइक इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर रिमिटेड फॉर 6 मंथ। गर्भवती महिला है या कोई ऐसे हालात है, बीमार है, उसको 2 साल की सजा हुई है और वो 1 साल की सजा की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं रिमिशन। रिमिशन करना, सजा को कम करना। वहां पे क्या सस्पेंड करना था, यहाँ पे कम करना हो गया। फिर है रिस्पाइट, राहत देना, अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी इन व्यू ऑफ सम स्पेशल इफेक्ट्स। प्रेग्नेंट वुमेन के केस में आप देख सकते हैं, डिपेंड करता है किस केस में, कि रिमिशन इज परमानेंट व्हाइल रिस्पाइट इज टेम्परेरी। यहाँ पे रिमिशन की बात आई थी, ये 1 साल की बजाय 6 महीने हो गए, 6 महीने कर दिए, इसका मतलब परमानेंट हो गया वो इलाज उसका। जबकि अगर हम बात करें रिस्पाइट की, तो क्या है कि वो सजा को कम कर दिया गया है, सजा को अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइब। अगर उनको सश्रम कारावास था, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट थी, उनको नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है। इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं वो रिस्पाइट, राहत देना। एक होता है कम्यूटेशन करना, वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूटिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अनदर ऑफ ए लाइटर कैरेक्टर, डेथ बाय ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन बाय रिग्रेस imprisonment, regress imprisonment by simple imprisonment और simple imprisonment by fine। आप ऊपर वाले को आप इस नजर से देखिए रिस्पाइट को, कि वो लेसर सेंटेंस दिया गया है पेनल्टी जो कोर्ट ने बनाई है उसकी तुलना में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक इसी को आप बोल सकते हैं कि दूसरा रूप दे दिया गया सजा को, इसमें उसमें थोड़ा फिर फर्क होगा। रूपांतर, रूप चेंज हो गया, कम्यूटेशन का रूप चेंज हो गया कि डेथ को अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट थी, वहां पे ये वाला एग्जांपल दिया था मैंने, ये इस पे ज्यादा फिट होगा कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी हुई है, उसको फाइन पे छोड़ दिया, या वो रिग्रेस थी उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, उसका मोड ऑफ कैरेक्टर है वो थोड़ा ढीला कर दिया गया, रूप अलग उसको चेंज कर दिया गया। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे वो राहत दे रहे हैं, यहाँ पे कैरेक्टर को चेंज हुआ, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा फर्क हुआ। यहाँ पे क्या राहत क्यों दिया जा रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन से आ गई इसलिए उनको राहत मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा सख्त सजा हो गई है, ज्यादा सख्त सजा हो गई है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, तो उस तरह के केसेस में कम्यूटेशन किया जा सकता है। फिर आता है इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर कौन कौन सी हैं? 352, 356 और 360, 352, 356 और 360 नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। एक 365 भी होगी, हम बाद में जिक्र करेंगे उसका जब हम इमरजेंसी पावर करेंगे, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं तो वो देखते हैं क्या है। 356 होती है जब देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लगता है, और ये राज्यों से रिलेटेड होती है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है राज्य में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सी होती है? जब देश में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि फाइनेंशियल वित्तीय अवस्था ठीक नहीं है और सरकार खर्चे कम करने के लिए इस तरह की इमरजेंसी लगा सकती है। हालांकि ये कभी लगी नहीं है आज तक, हालांकि पूरी डिटेल है इमरजेंसी की, हम लोग सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट पावर देख रहे हैं इसलिए उसी नजर से देखेंगे। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास। तो एक तो क्या है कि वो परमिशन देते हैं लोकसभा में, पार्लियामेंट में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसको बजट बोलते हैं, वो रखा जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के माध्यम से। लेट डाउन बिफोर द पार्लियामेंट वर्ड आ जाता है, लेट डाउन बिफोर द पार्लियामेंट वर्ड आ जाता है,
कि लोकसभा के समक्ष है, संसद के समक्ष है, ये वित्तीय विवरण रखा जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ऐसे, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। और क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताओ भाषण कौन पढ़ता है? तो भाषण कौन पढ़ता है? वो तो प्रधानमंत्री पढ़ सकते हैं और वित्त मंत्री पढ़ सकते हैं, लेकिन किसके बिहाफ पे पढ़ा जा रहा है? वो एक्चुअली प्रेसिडेंट के बिहाफ पे पढ़ा जा रहा है। ही कंस्यूज द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल का फाइनेंस कमीशन है उसकी वो अपॉइंटमेंट होगी। तो हमने अपॉइंटमेंट वाले में भी देखा था इसके पावर फाइनेंस, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड मामला है तो फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत भी काउंट होगा। फिर है कि वो रिकमेंड करते हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश करने के लिए, रिकमेंडेशन जरूरी होती है इसका इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में। He has control over contingency fund of India for calamities like war, drought, etc. जो आपातकालीन की सिचुएशन आती है, आपातकालीन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी एक आकस्मिक सिचुएशन आ गई है कि वार हो गई है या फिर भूकंप आ गया है और बहुत ज्यादा इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, कंटीजेंसी फंड होता है, तो वो कंट्रोल है कंटीजेंसी फंड का, वो राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। और फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी उनके पास एक रखा जाता है, राष्ट्रपति इनको कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्टली, आप बोल सकते हैं। ही प्लेसेस बिफोर पार्लियामेंट एंड रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन या फिर क्या की रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में इनके माध्यम से रखी जाती है। डिप्लोमेटिक पावर, दूसरे देशों से रिलेटेड जो ट्रीटीज होती है दूसरे देशों के साथ में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही कंक्लूड किए जाते हैं, संधि की जाती है, राष्ट्रपति के नाम से समझौते में हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के बिहाफ पे, और पार्लियामेंट में वो रेटिफाइड होते हैं, पार्लियामेंट में आप बोल सकते हैं उनका अनुमोदन किया जाता है। बीइंग हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति है। स्टेट यहाँ पे क्या देश का मतलब है। प्रेसिडेंट सेंड द एंड रिसीव एम्बेसडर एंड अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को विदेश में अपॉइंट करना है, विदेश भेजना है, एम्बेसडर बनाना है, एम्बेसडर और राजदूत में ये हाई कमीशन में क्या फर्क होता है? हाई कमीशन वो होता है जब कॉमनवेल्थ कंट्री थे, कॉमनवेल्थ कंट्री कौन से होते थे? जो ब्रिटिश ने कंट्रोल किए हुए थे, गुलाम बना रखे थे, उनके देशों में भेजा जाता है हाई कमीशन होता है, और एम्बेसडर होता है जो बाकी दूसरों में भेजा जाता है, राजदूत जिसको बोलते हैं। तो उनको कौन अपॉइंट करते हैं, कौन भेजते हैं? वो राष्ट्रपति के साइन होते हैं उनके ऊपर, और रिसीव करते हैं डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को, उनको भी राष्ट्रपति की अनुमति होती है। डिस्क्रिशनरी पावर वो कौन सी होती है? विवेकाधीन शक्तियां जिसको बोलते हैं। ऑन हिज डिस्क्रिशन डिसमिसिंग मिनिस्टर्स इन केस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस बट रिफ्यूजेस टू रिजाइन। अगर लोकसभा में बहुमत खो दिया है सरकार ने और ये बोलते हैं हम तो रिजाइन नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति डिसमिस कर सकते हैं उनको। ऑब्वियसली क्या है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा मुझे, क्योंकि वो सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी पावर है। अगर कोई मंत्री बोलता है कि मुझे, मैं रिजाइन नहीं करूंगा, अगर मुझे टर्मिनेट करना है तो करो, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है कि रिकमेंडेशन दे देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उनको हटा देंगे, तो हटा माना जाएगा। When no party or coalition of party enjoy clear majority in लोकसभा, लोकसभा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं है या किसी गठबंधन का नहीं है, तो राष्ट्रपति किसको पीएम बनाने के लिए, किसको अपॉइंट करे पीएम, तो ये फैसला है। फिर वो ये देखेंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट कैसे फॉर्मेशन हो सकती है, तो विवेक से फैसला लेंगे अपना। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट हिज मेजोरिटी, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है लोकसभा में वो मेजोरिटी उन्होंने लॉस कर दी है, कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति के पास एक सिचुएशन आएगी, क्या वो लोकसभा को भंग करे या अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढे। तो ऐसे जो फैसले होते हैं विवेक के अनुसार लिए जाते हैं, सिचुएशन के अनुसार लिए जाते हैं। संविधान में ऐसा कोई लिखा नहीं है कि आपको यही करना है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। फिर ही अप्लाइज सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो एट हिज डिस्क्रिशन, और ये भी एक डिस्क्रिशन पावर है उसके पास में कि जब सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो रखनी हो, यूज करनी हो, तो वो अपने विवेक के अनुसार काम करेंगे। फिर है ही इंजॉय राइट टू इंकरेज और वार्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने किसी मंत्री कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वो सरकार को कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फटकार लगा सकते हैं। ही इंजॉय राइट टू बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द स्टेट बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उनको बताना, प्राइम मिनिस्टर के लिए वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर पूछ सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर के लिए बताना उनको बताना जरूरी है कि देश में चल क्या रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर देशों की यात्रा कर रहे हैं, फिर आकर हमेशा राष्ट्रपति के साथ मिलते हैं, इनको जानकारी देते हैं कि ये चल रहा है। He can send an advice of the council of minister as at his discretion back for reconsideration. कई बार एक ऐसा रिकमेंडेशन हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा कि वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो इस तरह के मामलों में प्रेसिडेंट उनको वापस भेज सकते हैं कि दोबारा रिकंसिडरेशन किया जाए, तो इसका फैसला भी राष्ट्रपति अपने विवेक से करेंगे भेजना है या नहीं भेजना। फिर आ जाता है कि
इम्यूनिटी क्या उनको कहीं ना कहीं सजा से रिलेटेड अगर बात आए, क्या राष्ट्रपति पे कोई केस चल सकते हैं या कोई एक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, तो इम्यूनिटी है या नहीं है। इम्यूनिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये देखिए, इट गिव्स पर्सनल इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फॉर लीगल एक्शन, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। किसी भी कोर्ट में वो जवाबदेह नहीं है, कौन प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, और उनको ये पर्सनल इम्यूनिटी है कि वो अपने ढंग से काम कर सकते हैं, कोर्ट इंटरफेयर उनके मामलों में नहीं करेगा एग्जीक्यूटिव एक्शन से रिलेटेड, प्रशासनिक कार्यों से रिलेटेड। पर्सनल इम्यूनिटी also extend to criminal proceeding against them only during their term of the office, but their office action can be legally challenged and they have to defend it by the union or state government। मतलब कि उनको अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, किसी के पास कोई इस तरह का केस चल पड़ा है, किसी ने शिकायत कर दी है, कोर्ट में मामला दर्ज हो गया है, तो वो जब को मामला दर्ज नहीं हो सकता अगर वो ऑफिस में है, मतलब उस दौरान अगर प्रेसिडेंट बन गए हैं तो 5 साल में उनको इम्यूनिटी है कि उनके ऊपर ऐसा कोई मामला नहीं चल सकता कि उसको बदनाम करने की साजिश हो, और यूनियन और स्टेट है उनको बचाएं। लेकिन अगर वो नहीं बचाती है और यूनियन और स्टेट को लगता है नहीं गड़बड़ है, तो फिर ये मामला चल सकता है कि ऑफिशियल एक्शन कैन बी लीगली चैलेंज, ये चैलेंज हो सकता है। फिर आ जाता है रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिफोर आर्टिकल 74 स्टेटेड देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, आर्टिकल 74 भी है इंपॉर्टेंट। क्या है आर्टिकल 70 इंपॉर्टेंट है? 74 वो ये बोलता है, आर्टिकल 74 है कि देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिनका मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, और वो काम करेंगे, राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे टू एड, उनका काम क्या होगा, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो ये 74 आर्टिकल बोलता है। फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें 74 अमेंडमेंट, आर्टिकल 74 में अमेंड किया गया एंड मेड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और अंडर प्रेसिडेंट में आस्क काउंसिल मिनिस्टर टू रिकंसीडर सच एन एडवाइस, बट द आफ्टर रिकंसीडरेशन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस। मतलब कि 42nd में अमेंडमेंट दिया होगा, राष्ट्रपति उस पर अगर भेज दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने राष्ट्रपति के पास एडवाइस, तो माननी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और उसमें बहुत सारे चेंज किए गए इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। और फिर ये मोरारजी देसाई की सरकार आई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या बोला गया, राष्ट्रपति चाहे उनको लगता है कि ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है वापस भेज सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस वापस भेजेंगे तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं अगर कोई गलत इंटेंशन की गई है तो वो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये एक अमेंडमेंट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में के द्वारा 74th आर्टिकल में। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान में राष्ट्रपति की का स्थान क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट and symbol of nation to make major decision of the government known to people, but he does not rule the country. His office is more or less a ceremonial office. He is the nominal or titular executive, डी जो हेड भी बोलते हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर इज काउंसिल मिनिस्टर एट द यूनियन लेवल, एक्सरसाइज ऑल पावर वेस्टेड इन हिम, दे आर रियल एग्जीक्यूटिव डी फैक्टो हेड। तो एक होता है डी जूरो हेड, वो कौन है, प्रेसिडेंट है, मतलब नॉमिनल है, सिर्फ नॉमिनल नाम मात्र है। और डी फैक्टो हेड कौन है, वो है प्रधानमंत्री, वो एक्चुअल में रियल एग्जेक्टिव है। नॉमिनल एग्जेक्टिव कौन है, वो है राष्ट्रपति। तो प्रधान संविधान में क्या भूमिका राष्ट्रपति की, अगर मोटे शब्दों में देखा जाए कि इस भारत के सबसे जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे प्रेसिडेंट, लेकिन कंडीशन लगा दी कि वो काम करेंगे रियल एग्जेक्टिव के अंतर्गत ही। हेड कौन है, वो प्रेसिडेंट है, लेकिन काम रियल एग्जेक्टिव के अंडर कर रहे हैं। तो नॉमिनल है वो, सिंबॉलिक है सिर्फ, वो टिटोलियर है सिर्फ, सिरोमोनियल है वो सिर्फ सिंबल है देश के। तो ऐसी सिचुएशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में उनको ये बोली गई है। ये था राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए और इसी से क्वेश्चन जो बनने होते हैं राष्ट्रपति के बारे में वो बनते हैं।